एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन योर ओन चैनल। और साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेमेस्टर सेकंड के मेजर पेपर हिस्ट्री की यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ के बारे में। साथियों, इस पेपर की यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड का वीडियो ऑलरेडी आपके अपने इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का आपको लिंक प्रोवाइड कराया जा रहा है। उस लिंक पे क्लिक करके आप यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के वीडियो को देख सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रहे, उसके लिए प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपके अपने इस चैनल एजुनेक्स विजडम को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। जल्दी ही इस पेपर के क्वेश्चंस और आंसर्स का वीडियो जो है आपके अपने इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो बने रहें हमारे इस चैनल के साथ, ताकि यूजफुल कंटेंट आप लोगों को यहाँ से मिलते रहें। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं यूनिट थर्ड में हमारे क्या क्या चीजें कवर की गई है। तो यूनिट थर्ड की अगर हम बात करें तो देर आर 6 टॉपिक्स इन योर यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में 6 टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर, बाबर और हुमायूं की बात उसमें की गई है। सेकंड टॉपिक में द सेकंड अफगान एम्पायर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेर शाह सूरी की बात की गई है। थर्ड टॉपिक के अंदर एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ मुगल एम्पायर अंडर अकबर की बात की गई है। वहीं फोर्थ यूनिट मुगल एम्पायर अंडर जहांगीर और शाहजहां की बात करता है। फिफ्थ टॉपिक में मुगल एम्पायर अंडर औरंगजेब और उसकी रिलीजियस पॉलिसीज की बात की गई है। वहीं सिक्स टॉपिक डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर की बात करता है। यानी मोटे मोटे तौर पर देखें तो हमारा ये पूरी की पूरी यूनिट किसके आजू बाजू घूम रही है? मुगल एम्पायर के इर्द गिर्द ही पूरी की पूरी यूनिट घूम रही है। तो टॉपिक वाइज वन वन एक एक टॉपिक को कवर करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर की स्थापना हुई, जिसमें हम बाबर और हुमायूं की बात करेंगे। ठीक है, तो बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी भारत के अंदर। तो बाबर से हम शुरुआत करते हैं। और बाबर के बारे में अगर हम बात करें तो बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर की नींव भारत में रखने वाला शासक कौन था? आपका बाबर था। डिसेंडेंट ऑफ द तैमूर फ्रॉम द फादर साइड एंड चंगेज खान फ्रॉम द मदर साइड। बाबर की अगर हम बात करें तो इसके पिता किस वंश के थे? इनके पिता तो थे तैमूर वंश के, और इनकी माँ जो थी वो चंगेज खां के वंश की थी। यानी दो वंश के इसके पेरेंट्स हुआ करते थे, और उन्हीं का पुत्र था बाबर, जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। अब बाबर यूं ही नहीं इंडिया के अंदर आ गया था, बाबर को इनवाइट किया गया था। ही वॉज इनवाइटेड बाय द इंडियन नोबल्स। इंडियन नोबल्स जो थे, भारतीय अमीर जो थे, उन्होंने लोधी वंश से यानी इब्राहिम लोधी से छुटकारा पाने के लिए बाबर को आमंत्रित किया था कि इसको हराओ और इसके अत्याचारों से हमें मुक्ति दिलाओ। और बाबर उन्हीं के कहने पर इंडिया में आया था। तो पहला बैटल लड़ा बाबर ने पानीपत का। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? 1526 में। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन द ईयर 1526, आपको याद रखना है। और किसके साथ लड़ाई हुई इसकी? इब्राहिम लोधी के साथ इसकी लड़ाई हुई 1526 में। एंड ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी को इन्होंने हराया। और जो युद्ध उन्होंने लड़ा था इस पानीपत में, उसमें हमें पहली बार क्या देखने लगा? मॉडर्न वारफेयर, यानी आधुनिक लड़ाई देखने को मिली, जिसमें तोपों का प्रयोग किया गया था। तोपों का प्रयोग किया गया था, यानी इसकी जो सेना थी वो आधुनिक हथियारों से सुसज्जित थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बैटल ऑफ खानवा की। ठीक है, बैटल ऑफ खानवा यानी खानवा की लड़ाई लड़ी गई कब? 1527 में। ठीक है, याद रखना, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। और घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखनी है। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, 1527 में घाघरा का युद्ध हुआ। और ये युद्ध बाबर का किसके साथ हुआ? राजपूत शासक हुआ करते थे, राणा सांगा, जो बड़े महान योद्धा हुआ करते थे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राणा सांगा इस युद्ध के अंदर हार गए, और अफगान फोर्सेस भी पूरी तरीके से डिफीट हो गई थी। और इसी के साथ नॉर्थ इंडिया के अंदर, यानी उत्तर भारत के अंदर, सबसे प्रमुख और सबसे दमदार शासक कौन बन गए थे? मुगल्स बन गए थे। मुगल लोगों की सुप्रीमेसी, मुगल लोगों का आधिपत्य जो था, किस तरफ आ गया था? उत्तर भारत की तरफ आ गया था, और उत्तर भारत में उनकी सत्ता स्थापित हो गई। ठीक है, अब बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं क्या बना? शासक बना, मुगल शासक बना। अगला शासक बना, क्योंकि हुमायूं पुत्र था बाबर का, तो मुगल शासक बना। लेकिन हुमायूं के लिए इतना आसान नहीं था। हुमायूं को शासक बनते ही रेबिलियसनेस का मतलब क्या होता है? विरोध झेलना पड़ा, और क्रिएट धमकी मिली उसे। किससे? अफगान लीडर शेर शाह सूरी से। तो अफगान लीडर शेर शाह सूरी तो उस समय बहुत महान योद्धा हुआ करता था, ये कह सकते हैं बहुत ही चतुर योद्धा हुआ करता था। उसने हुमायूं को चैलेंजेस दिए, और उसने हुमायूं का पुरजोर विरोध किया। और उसी के कारण से 1540 में एक बार ऐसा हुआ कि मुगल सत्ता जो थी भारत से चली गई, और एक बार फिर सत्ता किसके हाथ में आ गई? अफगानों के हाथ में आ गई, और शेर शाह सूरी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। लेकिन हुमायूं ने 1555 के अंदर अपनी मौत से कुछ दिनों पहले वापस दिल्ली की सल्तनत को हासिल कर लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला टॉपिक दिया गया है द सेकंड अफगान एम्पायर। सेकंड अफगान एम्पायर जो किसके अंडर स्थापित हुई थी, शेर शाह सूरी के अंडर में एस्टेब्लिश हुई थी। अब उसकी बात कर लेते हैं। शेर शाह राइज, अफगान रूलर डिफीटेड हुमायूं। अफगान रूलर ने क्या करा, हुमायूं को हराया था। ठीक है, शेर शाह सूरी एक अफगान रूलर था और अफगान रूलर ने क्या करा था, हुमायूं को हरा था। एक बैटल ऑफ चौसा हुआ था और एक बैटल ऑफ कन्नौज हुआ था। इन दोनों युद्ध के अंदर हुमायूं की बुरी तरीके से हार हुई और हुमायूं की हार होने के साथ ही अफगान रूलिंग जो थी इंडिया के अंदर काबिज हुई, यानी दिल्ली सल्तनत पर अफगानियों का अधिकार हो गया। लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं रहा। 1540 से लेकर के 1545 तक दिल्ली सल्तनत पर सेकेंड अफगान एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट हो गया। ठीक है, शेर शाह सूरी जब दिल्ली सल्तनत का शासक बना तो उसने क्या करे, कुछ प्रशासनिक सुधार किए, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए और उसने क्या करा, इंट्रोड्यूस रुपया करेंसी। पहली बार उसने रुपया करेंसी चलाई और पोस्टल सिस्टम यानी डाक व्यवस्था को शुरू किया। ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण उसने करवाया। ठीक है, ये ध्यान रखना है, आपको याद रखना है। संचार और व्यापार के लिए उसने ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण करवाया। तो ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण किसने करवाया था, शेर शाह सूरी ने करवाया था। याद रखना है आपको, शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर में पूछा जा सकता है। फिर बात कर लेते हैं रेवेन्यू सिस्टम की, राजस्व प्रणाली की। उन्होंने जाप्ती प्रथा को इंट्रोड्यूस किया था। जाप्ती यानी लैंड मेजरमेंट, भूमि को जो मापना होता है, भूमि का जो नापजोक होता है ना, उसको जाप्ती प्रथा कहते हैं, ताकि एक सही कर व्यवस्था को लागू किया जा सके, इसलिए उन्होंने जाप्ती प्रथा को लागू किया था। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पीजेंट्स थ्रू द स्टेट ऑफिशियल। अब देखो, शेरशाह सूरी की क्या खास बात थी कि किसानों से इनका सीधा संपर्क हुआ करता था। राज्य में जो इन्होंने अधिकारी नियुक्त किए थे उनके माध्यम से डायरेक्ट ये क्या करते थे, पीजेंट से नहीं, किसान वर्ग से डायरेक्ट बात किया करते थे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। थर्ड टॉपिक बात करता है एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ मुगल एम्पायर अंडर अकबर। अकबर की बात करते हैं। ठीक है, अकबर क्या कहता है, अकबर ने क्या करा, मिलिट्री एक्सपेंशन करा। जब अकबर दिल्ली सल्तनत का शासक बना तो उसने क्या करा, अपनी सेना में बढ़ोतरी करी। उसने राजपुताना यानी राजस्थान के एरिया को जीता, गुजरात को जीता, बंगाल को जीता और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों को अकबर ने जीता। एडॉप्टेड ए पॉलिसी ऑफ अलायंस विद राजपूत। अब देखो, उन्होंने जब राजपुताने को जीता यानी राजपूत शासकों को जीता, तो राजपूत शासकों के साथ में उसने क्या करी, संधि करी। तो अकबर बड़ा चतुर चालाक था, उसे पता था कि राजपूत शासक जो है बहुत ही बहादुर योद्धा हैं, तो उसने क्या करा, अलायंस करा। उसने मैत्रीपूर्ण संबंध इनके साथ रखे और इनकी स्त्रियों के साथ में यानी इनकी पुत्रियों के साथ में विवाह करा, जिसमें जोधाबाई सिंबल है, यानी उसने रिश्ते बनाए। राजपूतों के साथ उन्होंने रिश्ते बनाए थे मुगलों ने। ठीक है, अब अकबर ने शासक बनने के साथ ही क्या करा, प्रशासनिक सुधार भी इंट्रोड्यूस करे और अकबर ने क्या प्रथा चलाई, मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया और एक सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी यानी एक केंद्रीयकृत नौकरशाही को भी हमारे अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। डिवाइड एम्पायर इनटू द सूबास। ठीक है, अब इतने बड़े साम्राज्य को संभाल पाना तो पॉसिबल नहीं था, इसीलिए उसने क्या करा, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए जो बड़ा साम्राज्य था ना, उसको सूबों के अंदर उसने बांटा ताकि बेटर तरीके से गवर्नेंस यानी प्रशासन को चलाया जा सके। अगर उसकी धार्मिक नीतियों की हम बात करें अकबर की, तो अकबर ने सूल ए कुल यानी यूनिवर्सल टॉलरेंस यानी सभी के लिए शांति, सभी के धर्म का सम्मान, सूल ए कुल की स्थापना करी। इसके साथ ही अकबर ने एक धर्म चलाया था जिसका नाम था दीन ए इलाही। दीन ए इलाही का मतलब जिसका किसी पर्टिकुलर किसी धर्म से मतलब नहीं होता है, सभी धर्मों को मानने वाला और सभी धर्मों का सम्मान करने वाला दीन ए इलाही धर्म चलाया गया था किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। अकबर के बाद शासक बने थे कौन, जहांगीर और शाहजहां। जहांगीर की हम बात करें तो ही रूल्ड द मुगल एम्पायर फ्रॉम 1605 टू 1627। जहांगीर की बात करें तो ही वाज नोन फॉर हिज जस्टिस एंड पेंटिंग। वो जस्टिस और पेंटिंग के लिए जाने जाते थे। हिज रेंज सो स्टेबिलिटी बट आल्सो रेबिलियस बाय द सन खुसरो। ठीक है, शासन काल में इनके स्टेबिलिटी होता थी, जहांगीर के शासन काल में स्टेबिलिटी होती थी, लेकिन इन्हें अपने ही पुत्र खुसरो से बगावत का सामना भी करना पड़ा था। किसको, जहांगीर को। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं शाहजहां की। 1628 से लेकर के 1658 तक ये दिल्ली सल्तनत के शासक रहा करते थे। नॉन फॉर द बिल्डर ऑफ मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स यानी इनको स्मारकों के निर्माण के लिए बड़ा प्रसिद्ध माना जाता है। ताजमहल का निर्माण करवाने वाला कौन था, हमारा शाहजहां था। एम्पायर रीच द जेनिथ इन द आर्किटेक्चर एंड वेल्थ। और इसके साम्राज्य में, ठीक है, शाहजहां के राज में जो मुगल साम्राज्य था उसमें स्थापत्य यानी वास्तुकला जो थी उसका प्रचुर मात्रा में क्या हुआ, प्रचुर मात्रा में उसका उद्भव हुआ, प्रचुर मात्रा में वो हर कहीं दिखाई दी और इनके काल को हम स्वर्ण काल भी कहते हैं। ठीक है, स्वर्ण काल कहा जाता है किसके काल को, शाहजहां के काल को। आगे बात कर लेते हैं तो मुगल एम्पायर अंडर द औरंगजेब। औरंगजेब की बात कर लेते हैं। अगला शासक जो बना था औरंगजेब, उसकी रिलीजियस पॉलिसी क्या थी। औरंगजेब की अगर हम बात करें तो ही वाज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी यानी वो अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। उसने मोस्ट ऑफ दक्कन यानी दक्षिणी भारत का बहुत सारा हिस्सा उसने जीत लिया था एंड लॉन्गेस्ट रूलिंग मुगल एम्पायर। और औरंगजेब को क्या कहा जाता है, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला मुगल सम्राट हमारे औरंगजेब को कहा जाता है। स्पेंड मच ऑफ हिज रूल इन मिलिट्री कैंपेन। अधिकतर समय, अपने शासन का अधिकतर समय जो औरंगजेब ने था वो युद्ध के अंदर व्यतीत किया था। ठीक है,
धार्मिक कट्टरता के लिए इसको जाना जाता है औरंगजेब को। इन्होंने क्या करा, जो नॉन मुस्लिम्स थे ना, उनके ऊपर जजिया कर लगाया था, जजिया टैक्स लगाया था। डेस्ट्रॉयड सम टेम्पल्स, मंदिरों का नाश करा था, मंदिरों को तोड़ा गया था। एंड इम्पोज्ड ऑर्थोडॉक्स इस्लामी रूल्स, और इन्होंने शरिया कानूनों को लागू करवाया था, यानी मुस्लिम कानूनों को इन्होंने इंडिया के अंदर लागू करवाया, और जनता के ऊपर जबरदस्ती वो कानून थोपे गए, जनता के ऊपर जबरदस्ती जजिया टैक्स थोपा गया। और हिंदुओं के मंदिरों को जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, वो किसने पहुंचाया था? औरंगजेब ने ही पहुंचाया था। इसका प्रभाव क्या हुआ? एलाइनेशन ऑफ राजपूत, ठीक है, मराठास एंड सिख्स। अब जब इस तरीके से जब हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, तो राजपूत, मराठा और सिख सबके साथ औरंगजेब का संघर्ष शुरू हो गया। एंड स्टार्ट द इंटरनल डिसेंट एंड द रेबेलियंस, और इनके साम्राज्य में डिसेंट यानी असंतोष और विद्रोह भी शुरू होना शुरू हो गया था। ठीक है, अब अगला टॉपिक बात कर लेते हैं, डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का पतन भी होना था। ठीक है, कोई भी चीज जो है चरम पर पहुंच जाती है, तो फिर उसका पतन निश्चित रूप से ही होता है। तो ऐसा ही मुगल एम्पायर के साथ भी हुआ। पोस्ट औरंगजेब, औरंगजेब के बाद में कोई भी जो था, ऐसा शासक नहीं आया जो मुगल शासन की सत्ता को सही तरीके से संभाल सके। तो वीक सक्सेसर लाइक बहादुर शाह आया था, बहादुर शाह फर्स्ट आया, जहादर शाह आया, फर्रुखशियार आया, है ना, ये सब के सब आए। लेकिन ये सारे के सारे कैसे थे? कमजोर उत्तराधिकारी थे। तो ये हायरार्की में ये सबसे कमजोर शासक थे इस समय मुगल एम्पायर के अंदर आए। इनकी जो दरबारी नीतियां थी, इनके कत्ल हुए, दरबार के अंदर षड्यंत्र रचे गए, और पूरी तरीके से एक अस्थिरता का माहौल मुगल साम्राज्य के अंदर हो गया था। ठीक उसी समय क्या हुआ, क्योंकि मुगल साम्राज्य कमजोर होता जा रहा था, कोई पावरफुल लीडर तो था नहीं, इसीलिए रीजनल पावर्स यानी क्षेत्रीय शक्तियां उभरने लगी। मराठास उभरे, सिख उभरे, जाट उभरे, राजपूत उभरे, और इन्होंने क्या करा, अपने आप को अपने अपने एरिया में बड़ा शक्तिशाली बना लिया। यानी मराठा, सिख, जाट, राजपूतों ने अपने अपने एरिया में अपने अपने आप को पावरफुल कर लिया। मुगल अथॉरिटी कन्फाइंड टू दिल्ली, और मुगल साम्राज्य क्योंकि कमजोर हो गए थे उनके शासक सारी, तो मुगल साम्राज्य कहाँ तक सिमट करके रह गया? केवल और केवल दिल्ली तक सिमट करके रह गया। डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर, फिर एक समय ऐसा आया कि मुगल साम्राज्य का क्या हो गया? डिसइंटीग्रेशन हो गया, पतन हो गया। राइज ऑफ रीजनल पावर, ठीक है, ये बात कर ली हमने। मराठा, सिख, राजपूत और जो जाट थे उन्होंने पावर ले ली, और मुगल साम्राज्य तो कहाँ तक सिमट गया था? हमारा दिल्ली तक सिमट गया था। तो फिर फॉरेन इन्वेजन हुआ, विदेशी आक्रमणकारियों ने शासन करा। कब? 1739 में नादिर शाह थे और अहमद शाह अब्दाली ने कमजोर मुगल साम्राज्य था उसके ऊपर इन्होंने अटैक किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टुक एडवांटेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन, और इसका सबसे ज्यादा फायदा जो हुआ, मुगल साम्राज्य के कमजोर होने का जो सबसे ज्यादा फायदा हुआ, वो किसका हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हुआ। और उन्होंने इस जो पतन हुआ था मुगल साम्राज्य का, उसका फायदा उठाया। ठीक है, यहाँ पे आकर के आप ये यूनिट थर्ड जो होती है वो एंड होती है। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट फोर्थ की। यूनिट फोर्थ की अगर हम बात करें, तो थोड़ी सी आपकी ये बड़ी यूनिट है। इसके अंदर रूलिंग डिनेस्टीज ऑफ राजपूत स्टेट्स एंड असम, स्पेशल रेफरेंस टू द महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह, राव चंद्र सेन और लचित बोरफुकन की बात की गई है। सेकंड में राइज ऑफ मराठा पावर की बात की गई है, मराठा कॉन्फिडरेसी की बात की गई है। थर्ड यूनिट रेजिस्टेंस ऑफ सिख और जाट की बात करता है। फोर्थ यूनिट नेचर ऑफ मुगल स्टेट्स की बात कर रहा है। फिफ्थ यूनिट में सोशल क्लासेस की बात की गई है। सेवंथ में एग्रीकल्चर की बात है। और एट्थ में आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर ड्यूरिंग मिडाइवल पीरियड की बात हुई है। वहीं 8 पॉइंट आपका कंपोजिट कल्चर, भक्ति और सूफी मूवमेंट की बात करता है। तो वन बाय वन हमारे एक टॉपिक को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है, क्या है? रूलिंग डिनेस्टीज ऑफ राजपूत स्टेट्स एंड असम। रूलिंग डिनेस्टी ऑफ राजपूत स्टेट्स एंड असम, स्पेशल रेफरेंस। ठीक है, राजपूत स्टेट और आसाम की बात की गई है, और उनमें भी स्पेशल रेफरेंस किसका है? एक तो महाराणा प्रताप को पढ़ना है, एक महाराणा राज सिंह को पढ़ना है, एक राव चंद्रसेन को पढ़ना है, और एक लचित बोरफुकन को पढ़ना है। तो इन चारों को पढ़ते हुए हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, रोल ऑफ राजपूत स्टेट्स इन रेजिस्टिंग द मुगल। अब मुगल साम्राज्य का विरोध करने में राजपूत जो राज्य थे ना, उनकी क्या भूमिका थी, थोड़ी सी उसके बारे में हमें जानना जरूरी है। राजपूत किंगडम्स वर नोन फॉर देयर ब्रेवरी एंड स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। राजपूत शासक इसीलिए जाने जाते थे, राजपूत साम्राज्य इसीलिए जाने जाते थे क्योंकि वो बहुत बहादुर थे और वो स्वतंत्र होने में विश्वास रखते थे। मैनी राजपूत रूलर्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल सुप्रीमेसी एंड फ्रॉम टू प्रिजर्व देयर ऑटोनॉमी। बहुत सारे राजपूत रूलर्स, बहुत सारे राजपूत शासक ऐसे थे जिन्होंने मुगलों के खिलाफ भयंकर युद्ध लड़ा था, क्योंकि वो क्या करना चाहते थे? अपने स्वयं की शासन व्यवस्था बनाए रखना चाहते थे, स्वयं की स्वायत्तता को बनाए रखना चाहते थे। While some Rajput rulers allied with the Mughals, other resisted fiercely। हालांकि कुछ राजपूत रूलर्स ऐसे थे जिन्होंने क्या कर दिया? मुगलों का साथ दिया। लेकिन राजपूत रूलर्स कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने क्या करा? बड़ी रेजिस्टेंस के साथ, बड़ी फियर्सली, बड़े खूंखार तरीके से, बड़े भयानक तरीके से इसका प्रत्युत्तर भी दिया, क्रिएटिंग एक कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिनेरियो। और इसी इसी कारण से उस समय का जो राजनीतिक
परिदृश्य था वो बड़ा ही जटिल हो चला था। तो कुछ राजपूत शासक तो ऐसे थे जिन्होंने मुगलों का साथ दिया था, लेकिन कुछ राजपूत शासकों ने इनका पुरजोर विरोध भी किया था। अब बात कर लेते हैं महाराणा प्रताप की, जो मेवाड़ के शासक हुआ करते थे। सन ऑफ उदय सिंह, महाराणा प्रताप की अगर हम बात करें तो उदय सिंह के पुत्र हुआ करते थे। महाराणा प्रताप इज सेलिब्रेटेड एज द सिंबल ऑफ राजपूत रेजिस्टेंस, और मुगलों का विरोध करने में जिसका नाम सबसे पहले लिया जाता है वो कौन है? हमारे महाराणा प्रताप ही है। ही नेवर एक्सेप्टेड द अकबर सॉवरेनिटी, उन्होंने अकबर की प्रभुता को कभी स्वीकार ही नहीं करा। एंड रिफ्यूज्ड मैट्रिमोनियल अलायंस एंड सबमिशन, ना तो उन्होंने सबमिशन यानी सिर झुकाना ही मुनासिब समझा, ना ही मुगलों के साथ किसी प्रकार के वैवाहिक रिश्ते करने ही उन्होंने मुनासिब समझे। यानी राणा प्रताप ने कहा कि ना तो मैं हमारी बेटियां मुगलों को दूंगा और ना ही मैं इनके सामने सिर झुकाऊंगा। और यही वो कारण था कि बैटल ऑफ हल्दीघाटी का युद्ध हुआ, कब हुआ? इन द ईयर 1576, याद रखना है आपको। और किसके बीच में हुआ? महाराणा प्रताप के बीच में हुआ और मुगल फोर्सेस के बीच में हुआ। लेकिन मुगल फोर्सेस का नेतृत्व कौन कर रहा था? मान सिंह कर रहा था, हिंदू शासक था जो कर रहा था। ठीक है, याद रखना है आपको कि 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था, जो महाराणा प्रताप और महाराणा प्रताप की मुगल सेना के बीच में लड़ा गया था। और मुगल सेना का सेनापति उस समय कौन था? सवाई मानसिंह हुआ करता था। दाउ टेक्निकली ये मुगल विक्ट्री, हालांकि लोग कहते हैं कि ये मुगल विक्ट्री थी, मुगल सेना जो थी इसके अंदर युद्ध में जीत गई थी, लेकिन महाराणा प्रताप एस्केप्ड, महाराणा प्रताप किसी तरीके से युद्ध से बच करके निकल गए एंड कंटिन्यूड गुरिल्ला वॉरफेयर। और महाराणा प्रताप ने मुगलों की नाक में दम कर दिया, गुरिल्ला युद्ध वो लड़े थे, यानी पहाड़ियों में छुपते छुपाते उन्होंने क्या करा? मुगलों को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था। और मुगलों के लिए बहुत परेशानी और संकट भरा हुआ समय था जब महाराणा प्रताप मुगलों से गुरिल्ला युद्ध कर रहे थे। ही रिगेन्ड मच ऑफ द मेवाड़ एक्सेप्ट चित्तौड़, और महाराणा प्रताप ने धीरे धीरे करके बहुत सारा मेवाड़ का हिस्सा जीत लिया था एक्सेप्ट चित्तौड़, केवल एक चित्तौड़ को वो नहीं जीत पाए थे बिफोर हिज डेथ 1597 में महाराणा प्रताप की जब डेथ हुई तो उससे पहले महाराणा प्रताप ने मेवाड़ का बहुत सा हिस्सा जीत लिया था। लेकिन बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि 1597 में उनकी मौत हो गई एक एक्सीडेंट में, एक हादसे के अंदर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं महाराणा राज सिंह की, जो मेवाड़ के शासक हुआ करते थे। रूल्ड मेवाड़ ड्यूरिंग द औरंगजेब श्रीगन। ठीक है, महाराणा राज सिंह मेवाड़ के शासक कब हुआ करते थे? जब औरंगजेब दिल्ली का शासक हुआ करता था। एंड इज नोटेड फॉर हिज स्टॉन्च रेजिस्टेंस टू मुगल रिलीजियस ऑपरेशन, और इनको जाना जाता है और बेहतर तरीके से जाना जाता है कि उन्होंने, क्योंकि इन्होंने मुगलों ने जो धार्मिक अत्याचार किए थे ना, उसका इन्होंने पुरजोर तरीके से विरोध किया था। ओपोज द डिमोलिशन ऑफ द हिंदूज टेम्पल एंड औरंगजेब इम्पोजिशन ऑफ द जजिया टैक्स। एक तो इन्होंने औरंगजेब ने जो जजिया टैक्स लगाया था ना हिंदुओं पर, एक तो उन्होंने उनका इन्होंने विरोध किया कि भैया जजिया टैक्स क्यों, और एक जो डिमोलिशन किया था इन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया था ना, उसका भी हमारे महाराजा राज सिंह ने विरोध किया था। ठीक है, बिल्ड टेम्पल्स, इन्होंने मंदिरों का निर्माण किया एंड पैट्रोनाइज्ड आर्ट, और ये कला के बड़े संरक्षक थे एंड आर्किटेक्चर और स्थापत्य के भी बड़े संरक्षक थे। तो प्रिजर्व हिंदू कल्चर, क्योंकि इनकी एक मंशा थी कि भैया किसी भी तरीके से हिंदू संस्कृति को बचाए रखा जाना चाहिए, इसलिए इन्होंने कला को भी अपने यहाँ शरण दी और इन्होंने मंदिरों का भी निर्माण करवाया। ऑल्सो सपोर्टेड रिवोल्ट्स इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया अगेंस्ट मुगल रूल, और भारत में कहीं भी कोई अगर मुगलों के खिलाफ कोई भी युद्ध कर रहा था या मुगलों के खिलाफ कोई किसी प्रकार का विद्रोह हो रहा था तो महाराणा राज सिंह ने उनका सपोर्ट किया, उनका साथ दिया। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं लचित बोरफुकान की। अहोम किंगडम आसाम से इनका संबंध है, तो ये बिलियन मिलिट्री जनरल ऑफ अहोम किंगडम आसाम। ठीक है, कौन थे ये लचित बोरफुकान? ये आसाम की अहोम किंगडम है, वहां के एक मिलिट्री जनरल यानी एक सैन्य अधिकारी हुआ करते थे। नॉन फॉर डिफीटिंग द मुगल्स इन द फेमस बैटल ऑफ सरायघाट। सरायघाट में 1671 के अंदर एक बैटल हुआ था और उस बैटल के अंदर हमारे इन लचित बोरफुकान ने किसको हराया था? मुगलों को हराया था। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर के नजदीक एक बैटल ऑफ सरायघाट हुआ था 1671 में, जिसमें हमारे मिलिट्री जनरल जो हुआ करते थे लचित बोरफुकान, उन्होंने मुगलों की सेना को बहुत ही बुरी तरीके से हराया था। ही यूज्ड गुरिल्ला टैक्टिक्स, इन्होंने भी गुरिल्ला युद्ध लड़ा एंड नावल वॉरफेयर और नौसेना के माध्यम से युद्ध लड़ा टू हॉल्ट द मुगल एक्सपेंशन इन द नॉर्थ ईस्ट, ताकि मुगल नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ मुगलों का जो साम्राज्य है वो फैल नहीं पाए। इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया गया किसके द्वारा? अहोम किंगडम के शासक मिलिट्री जनरल लचित बोरफुकान के द्वारा। सेलिब्रेटेड एज द नेशनल हीरो ऑफ आसाम। ठीक है, आसाम का इन्हों क्या माना जाता है? इनकी वीरता के लिए, ठीक है, फॉर हिज अनमैच्ड ब्रेवरी, इनकी वीरता के लिए और इनकी स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता के लिए इनको आसाम का क्या माना जाता है? आसाम का नेशनल हीरो माना जाता है, आसाम का इनको हीरो माना जाता है, बहादुर हीरो माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइज ऑफ मराठा पावर एंड द हिंदू पदशाही। ठीक है, याद रखना है आपको।
हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मराठा पावर। अब धीरे धीरे क्या था, मराठा साम्राज्य भी उभरने लगा था। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द बहमनी एंड द डेक्कन सल्तनट्स मेनी रीजनल पावर्स इमर्ज्ड इन महाराष्ट्र। ठीक है, अब बहमनी और दक्कन साम्राज्य, बहमनी जो थी मुगल क्या हुआ करता था, मुगलों का एक एकमात्र स्थान था दक्षिण में जहां पर मुगलों का शासन हुआ करता था। तो लेकिन बहमनी साम्राज्य का पतन हुआ और दक्षिण की जो सल्तनत थी वहां का जब मुगलों की साम्राज्य का पतन हुआ तो बहुत सारी क्षेत्रीय शक्तियां उभरी महाराष्ट्र में। ठीक है, द सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ 17th सेंचुरी डेक्कन वाज राइप फॉर राइज ऑफ ए नेटिव हिंदू पावर। और 17वीं शताब्दी में दक्कन की जो सामाजिक और राजनीतिक स्थिति थी, एक स्वदेशी हिंदू शक्ति के उदय के लिए वो बिल्कुल सही कंडीशन बन गई थी कि भैया अब मुगल पावर यहाँ पे कमजोर हो चुकी है और अब हिंदू शक्तियां उदय हो सकती है, उसके लिए बिल्कुल सही समय था। द मराठास मोस्टली एग्रेरियन एंड द वॉरियन कमिटीज वर डिसकंटेंटेड विद द मुगल एंड द आदिल शाही कंट्रोल। मराठा किसान और मराठा योद्धा जातियां जो थी ना, मुगलों और आदिल शाह के शासन से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी। वो उनके द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से परेशान हो चुके थे, इसीलिए मराठाओं में एक नई शक्ति का उदय उस समय हुआ। ठीक है, अब मराठाओं में नाम आता है सबसे पहले किसका आता है, शिवाजी महाराज का आता है, जिन्होंने मराठा पावर को गेन करने में या गैदर करने में और उसको टॉप मोस्ट पोजीशन में पहुंचाने में अहम योगदान दिया है। शिवाजी की अगर हम बात करें 1627 से लेकर के 1680 तक इन्होंने इनका जन्म था या इनका बर्थ ईयर था और इस दौरान इन्होंने क्या करा था, बहुत महत्वपूर्ण युद्ध भी लड़े थे। वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ मराठा एम्पायर। ठीक है, मराठा साम्राज्य का जो आर्किटेक्ट माना जाता है, मराठा साम्राज्य का जो संस्थापक माना जाता है, वो किसको माना जाता है, शिवाजी को ही माना जाता है। He captured the folk like Torna, Raigad and established a strong base against the Mughals and the आदिल शाही। उन्होंने क्या करा, उन्होंने तोरना रायगढ़ जैसे किले जीते और मुगलों तथा आदिल शाह के खिलाफ एक मजबूत आधार खड़ा कर दिया। इंट्रोड्यूस्ड अष्ट प्रधान काउंसिल। ठीक है, ये याद रखना, अष्ट प्रधान काउंसिल किसकी स्थापना किसने करी थी, शिवाजी ने करी थी। अष्ट प्रधान काउंसिल की इन्होंने स्थापना करी और ये अष्ट प्रधान काउंसिल क्या थी, स्ट्रक्चर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एक संगठित प्रशासनिक प्रणाली थी जिसके द्वारा साम्राज्य को चलाया जा सकता है। तो अष्ट प्रधान प्रणाली की स्थापना किसने करी थी, शिवाजी ने करी थी। अष्ट प्रधान प्रणाली क्या थी, ए स्ट्रक्चर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, एक प्रशासनिक व्यवस्था थी और बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में बनी हुई प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसको शिवाजी महाराज ने इंट्रोड्यूस किया अपने साम्राज्य में। रिकॉग्नाइज फॉर गुरिल्ला वारफेयर। ठीक है, शिवाजी को जाना जाता है गुरिल्ला युद्ध के लिए, यानी छुपकर युद्ध करने के लिए शिवाजी को जाना जाता है। ब्रिलियंट फॉर टैक्टिक्स। ठीक है, ब्रिलियंट फॉर टैक्टिक एंड क्विक मोबिलिटी। इतने तेज थे और इतनी बढ़िया ये नीतियां बनाते थे कि किसी भी अभेद्य किले को भेदना इनके लिए चुटकियों का खेल था। ही वॉज कॉरोनेटेड इन 1674। 1674 में 1674 में इनको किसकी उपाधि मिली, छत्रपति की उपाधि मिली। और छत्रपति का मतलब क्या होता है, हिंदू संप्रभुता को स्थापित करने वाला महाराज। ठीक है, तो इनको छत्रपति की उपाधि कब मिली थी, 1674 में मिली थी। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ हिंदू पदशाही। अब ये हिंदू पदशाही क्या होती है, थोड़ा सा इसके बारे में जान ले। लिटरली मीन्स हिंदू सोवरेन एम्पायर ऑफ हिंदू किंग्स ऑफ किंग्स। ठीक है, अब हिंदू पदशाही का अर्थ होता है कि हिंदू सम्राटों का साम्राज्य, यानी सर्वोच्च साम्राज्य हिंदू सम्राटों का, और वो किसके लिए होगा, हिंदुओं के लिए होगा, और इसी को हिंदू पद पातशाही का नाम दिया गया। Shivaji envisioned a pan-India Hindu empire that could protect Dharma and Islamic oppression। शिवाजी ने एक सपना देखा था, और कौन सा सपना देखा था, कि एक अखिल भारतीय हिंदू साम्राज्य का सपना देखा जो धर्म की रक्षा कर सके और इस्लामिक अत्याचारों का अंत कर सके। इट वॉज ए पॉलिटिकल एज वेल एज ए स्पिरिचुअल आइडिया ब्लेंडिंग हिंदू किंगशिप विद रेजिस्टेंस टू द फॉरेन रूलर। ये विचार जो था उनका राजनीतिक और आध्यात्मिक दोनों था। ठीक है, ये आध्यात्मिक और राजनीतिक दोनों प्रकार की विचारधारा थी जिसमें हिंदू धर्म और विदेशी शासन से मुक्ति का व्यापार, जिसमें हिंदू धर्म का तो प्रसार हो रहा है, यानी हिंदू राज धर्म बनेगा, और विदेशी शासन से आपको क्या मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। ठीक है, इट इंस्पायर्स जनरेशंस ऑफ मराठा लीडर्स टू कंटिन्यू एक्सपेंशन एंड कन्फ्रंट इन मुगल्स। और इसने आने वाली मराठा पीढ़ियों को मुगलों के खिलाफ संघर्ष और विस्तार के लिए भी मोटिवेट किया, प्रेरित करने का काम किया। तो हिंदू पद पातशाही की स्थापना की गई थी शिवाजी महाराज के द्वारा, जो हिंदुओं का साम्राज्य होगा और जो हिंदू संप्रभुता पे बेस्ड होगा, और जो क्या करेगा, हिंदू राजधर्म की धारणा को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, अगला आता है सक्सेसर्स एंड एक्सपेंशन ऑफ मराठा पावर। मराठा पावर का एक्सपेंशन कैसे हुआ। आफ्टर शिवाजी डेथ, शिवाजी की मृत्यु के बाद हिज सन संभाजी एंड द लेटर पेशवास लाइक बालाजी विश्वनाथ, बालाजी राव फर्स्ट एक्सपेंडेड द एम्पायर। शिवाजी की मौत होने के बाद उसके पुत्र संभाजी ने, और संभाजी के बाद जो पेशवा थे जैसे बालाजी विश्वनाथ और बालाजी राव फर्स्ट ने मराठा साम्राज्य को आगे की तरफ बढ़ाया। अंडर पेशवा बाजीराव फर्स्ट मराठा रीच द
फार टू दिल्ली एंड बियॉन्ड। और पेशवा बाजीराव के नेतृत्व में मराठा लगभग दिल्ली और दिल्ली के पार भी पहुंच गए थे, नहीं अपने साम्राज्य का विस्तार इन्होंने कर लिया था। दे बिकेम द डे फैक्टो पावर इन द इंडिया आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर इन 18th सेंचुरी। और 18वीं सदी में जब मुगल एम्पायर का पूरी तरीके से पतन हो गया तो मराठा शक्ति जो थी वो डी फैक्टो पावर यानी भारत की प्रमुख शक्ति बन गई थी। तो मराठाओं के पतन के साथ ही हिंदुस्तान में मराठा जो थे सर्वोच्च शक्तिशाली शासक बन गए थे। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं कल्चरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ द मराठा। मराठास का क्या कंट्रीब्यूशन था सांस्कृतिक और प्रशासनिक दृष्टि से अगर हम देखें तो प्रमोटेड द वर्नाकुलर लैंग्वेज, इन्होंने लोकल लैंग्वेज को प्रमोट किया, स्पेशली मराठी, और वो भी कौन सी मराठी भाषा को इन्होंने प्रमोट किया इन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी चाहे साहित्य की बात हो चाहे प्रशासन की बात हो, इन्होंने क्या करा अपनी मराठी भाषा जो इनकी लोकल लैंग्वेज थी उसी को इन्होंने प्रमोट किया। ठीक है, बिल्ड फोर्ट्स, इन्होंने किले बनाए, इन्होंने मंदिर बनाए, एंड एनकरेज द लोकल सेल्फ गवर्नेंस थ्रू द विलेज पंचायत, और विलेज पंचायत यानी ग्राम पंचायत के माध्यम से स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने का भी इन्होंने काम किया। किन्होंने? मराठास ने। रेजिस्टेड द सेंट्रलाइज्ड डेस्पोटिज्म बाय एस्टेब्लिशिंग ए फेडरेशन स्टाइल रूल अंडर स्ट्रॉन्ग रीजनल लीडर्स, उन्होंने केंद्रीयकृत निरंकुशता का विरोध कर संघीय शासन प्रणाली को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा भैया पावर सेंट्रलाइज्ड नहीं होना चाहिए, बल्कि पावर का क्या कर दो आप डिसेंट्रलाइजेशन कर दो, पावर को क्या कर दो आप बांट दो, छोटे छोटे जो आपके राज्य हैं, छोटे छोटे जो गांव हैं उनके अंदर बांट दो। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग लीडर्स, स्ट्रॉन्ग जो क्षेत्रीय लीडर्स हैं वो बन सकेंगे और उनका भी आपको साथ मिल सकेगा। यानी पावर का बंटवारा करने में इन्होंने विश्वास किया, केंद्रीयकृत शासन प्रणाली का इन्होंने विरोध किया था। ठीक है, लेजेसी ऑफ द हिंदू पदपातशाही की बात कर लेते हैं। इंस्पायर्ड लेटर हिंदू नेशनलिस्ट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, जब ब्रिटिश लोगों ने हमारे ऊपर शासन किया जिसको हम कॉलोनियल पीरियड के नाम से जानते हैं, तो औपनिवेशिक काल के बाद में भी हिंदू राष्ट्रवादी जो थे, जो भारत का शासन भारत के लोगों के द्वारा करवाना चाहते थे, जो भारत को स्वतंत्र बनाना चाहते थे, उनके लिए इंस्पिरेशन का काम किया किसने? हिंदू पदपातशाही ने। रिप्रेजेंटेड ए गोल्डन चैप्टर ऑफ नेटिव रेजिस्टेंस, हिंदू रिवाइवलिज्म एंड इंजीनियस गवर्नेंस। और मराठाओं की अगर बात करें और मराठा साम्राज्य की अगर हम बात करें तो भारत ने जो प्रतिरोध किया था मुगलों का, उसमें स्वर्णिम जो किसी का अध्याय है तो वो किसका है? मराठाओं का है। हिंदू रिवाइवलिज्म यानी हिंदू धर्म को रिवाइवल यानी पुनर्जीवित करने का यदि किसी को श्रेय दिया जाता है तो वो मराठाओं को दिया जाता है। एंड इंजीनियस गवर्नेंस, और इतने बढ़िया तरीके से शासन व्यवस्था को चलाने का श्रेय जो दिया जाता है वो भी किसको दिया जाता है? मराठाओं को दिया जाता है। तो हिंदू पातशाही हमारे लिए एक लेगेसी है। इवन इन द मॉडर्न इंडिया, और आधुनिक भारत की भी अगर हम बात करें तो शिवाजी एंड द आइडिया ऑफ हिंदू सॉवरेनिटी रिमेन कल्चरली सिग्निफिकेंट। तो शिवाजी महाराज ने जो हिंदू संप्रभुता की अवधारणा दी थी ना, वो ना केवल उस समय महत्वपूर्ण थी बल्कि आज के समय भी वो उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी वो उस समय हुआ करती थी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं पार्ट सी की। पार्ट सी के अंदर सिख रेजिस्टेंस की बात की गई है। सिख लोगों ने भी विरोध किया था, किस तरीके से किया था? सिख और जाट ने। बैकग्राउंड ऑफ सिखिज्म, सिखिज्म की थोड़ी सी पृष्ठभूमि का हम अध्ययन कर लेते हैं। तो सिखिज्म वाज फाउंडेड बाय गुरु नानक इन द 15th सेंचुरी एज द रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट एम्फेसाइजिंग इक्वलिटी, मोनोथेइज्म एंड सोशल जस्टिस। ठीक है, सिखिज्म की स्थापना 15वीं सदी के अंदर गुरु नानक के द्वारा की गई थी। गुरु नानक क्या थे? एक सुधारवादी थे। उन्होंने एक सुधारवादी आंदोलन चलाया था जिसमें समानता पे उन्होंने जोर दिया था, मोनोथीज्म यानी एकेश्वरवाद पे उन्होंने जोर दिया था, और सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय पर उन्होंने जोर दिया था। ट्रांसफॉर्मेशन अंडर द गुरु हरगोबिंद एंड गुरु गोबिंद सिंह। ठीक है, अब परिवर्तन हुआ। गुरु हरगोबिंद जो सिक्स्थ गुरु हुआ करते थे सिख संप्रदाय के, इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ मीरी पीरी स्पिरिचुअल टेम्पोरल पावर। ठीक है, अब गुरु हरगोबिंद जो छठे गुरु हुआ करते थे, उन्होंने मीरी पीरी यानी धार्मिक और राजनीतिक शक्ति की उन्होंने एक अवधारणा दी, एक नया कंसेप्ट दिया। और गुरु गोविंद सिंह ने क्या कहा? गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु हुआ करते थे हमारे सिख संप्रदाय के, मिलिटेराइज द सिख्स बाय फाउंडिंग द खालसा इन 1699 टू रेजिस्ट द मुगल टायरनी। हम देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा इंपॉर्टेंट आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु हुआ करते थे, उन्होंने सिखों को क्या बना दिया? उन्होंने सिखों को सैन्य रूप दे दिया, मिलिट्रीसाइज कर दिया, और उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी। ठीक है, तो खालसा पंथ की स्थापना किसने करी थी? गुरु गोविंद सिंह ने करी थी, जो सिखों के 10वें धर्म गुरु हुआ करते थे। और कब करी थी? 1699 में करी थी। और क्यों करी थी? ताकि वो मुगल टायरनी यानी मुगलों का जो अत्याचार है, मुगलों की जो निरंकुशता है, उसका विरोध कर सकें। ठीक है, चलते हैं जिसमें गुरु अर्जुन देव जी के मार्टिडम की बात की गई है, यानी गुरु अर्जुन देव जी ने बलिदान जो दिया था उसकी बात की गई है। गुरु अर्जुन देव वाज एग्जीक्यूटेड फॉर बाय जहांगीर फॉर रिफ्यूजिंग टू कन्वर्ट एंड सपोर्टिंग द
खुसरो, ठीक है। अब गुरु अर्जुन देव जो सिखों के गुरु हुआ करते थे, उनको जहांगीर जो शासक हुआ करता था मुगल का, उसने फांसी की सजा दे दी। और क्यों दे दी? क्योंकि गुरु अर्जुन देव ने एक तो कन्वर्ट होने से मना कर दिया, यानी धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया। और खुसरो जो क्या हुआ करता था, जहांगीर का विरोधी था, जो जहांगीर का पुत्र था, उस जहांगीर के पुत्र खुसरो को इन्होंने क्या करा था, सपोर्ट किया था। इसी से नाराज होकर के जहांगीर ने क्या कर दिया था, गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी थी, ठीक है। बैटल विद द मुगल, मुगलों से संघर्ष। गुरु गोविंद सिंह लेड सेवरल बैटल्स अगेंस्ट द औरंगजेब फोर्सेस। गुरु गोविंद सिंह ने किसके खिलाफ युद्ध लड़ा था? जो औरंगजेब की फोर्सेस थी उनके खिलाफ युद्ध लड़ा था। मेजर कॉन्फ्रंटेशन ऑकर्ड इन द आनंदपुर साहिब एंड द चमकौर, कि आनंदपुर साहिब और चमकौर में बड़े बड़े युद्ध मुगलों के साथ सिखों के द्वारा लड़े गए थे, ठीक है। लेजेसी इन द सिख रेजिस्टेंस, द मार्टिरडम ऑफ द गुरुज इंस्पायर्ड ए मार्शल सिख आइडेंटिटी। गुरुओं के बलिदान ने सिखों में वीरता की भावना को जन्म दिया। इट लेड द फाउंडेशन फॉर द लेटर राइज ऑफ द सिख एम्पायर अंडर द महाराणा रणजीत सिंह। और यही वो कारण था कि यही विरासत आगे चल करके महाराणा रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिख साम्राज्य की नींव पड़ी, या सिख साम्राज्य के सहायक बनी, ठीक है। आगे चलते हैं, जाटों का रेजिस्टेंस। हु वर जाट? ये जाट कौन थे? द जाट्स वर द एग्रीकल्चरिस्ट इन द रीजन्स ऑफ द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड द ईस्टर्न राजस्थान। जाट क्या थे? जाट तो बेचारे किसान थे, ठीक है। जाट क्या थे? ये तो किसान थे। और कहाँ से थे? ये तो वेस्टर्न यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से और पूर्वी राजस्थान के किसान वर्ग थे, जाट थे, ठीक है। कॉजेज ऑफ रेबिलियन, जाटों में विरोध क्यों हुआ? एक लिए हुआ कि मुगलों ने क्या करा, हैवी टैक्सेशन इनके ऊपर लगा दिया, बेचारे किसानों के ऊपर। रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, धर्म के आधार इनके साथ में क्या हुआ, धर्म के आधार पर इनके साथ भेदभाव हुआ, क्योंकि ये हिंदू थे और वो मुस्लिमों के ऊपर जजिया टैक्स नहीं था, हिंदुओं के ऊपर टैक्स था। तो ये भी कारण था उनके डिससेटिस्फाइड होने का। एंड ऑप्रेसिव रेवेन्यू प्रैक्टिस, और जो भू राजस्व की कठोर प्रैक्टिस लगाई गई थी ना, उसने भी जाटों को बड़ा नाराज कर दिया था, ठीक है। लीडर्स, जाटों के रिजल्ट कौन कौन सी लीडर्स हुए जिन्होंने मुगलों का पुरजोर विरोध किया था? तो सबसे पहला नाम आता है गोकुला का, 1669 में। लैड द इनिशियल रेबिलियन अगेंस्ट द औरंगजेब एंड द नियर मथुरा। मथुरा के नजदीक औरंगजेब की जो नीतियां थी उनका विरोध करने वाले हमारे लीडर गोकुला कौन हुआ करते थे? एक जाट नेता थे। वॉज कैप्चर्ड, फिर इनको पकड़ लिया गया एंड एग्जीक्यूटेड, और फिर इनको फांसी पे लटका दिया गया, ठीक है। तो गोकुला ने क्या करा था, औरंगजेब की सेना का विरोध किया था, जिस कारण से इनको पकड़ करके फांसी पे लटका दिया गया था। अगले इनके लीडर जो थे वो राजा राम और कौन थे? चूड़ामन थे, ठीक है। अर्ली 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो राजा राम और चूड़ामन जो इनके नेतृत्व हुआ करते थे, कंसोलिडेटेड द जाट पावर एंड फोर्ट मुगल फोर्सेस। इन्होंने क्या करा, जाट पावर को कंसोलिडेट यानी संगठित किया और मुगलों के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी। और फिर क्या करा, जाटों ने एक साम्राज्य बसाया, और कौन सा? भरतपुर राज्य की स्थापना करी। जाट इवेंचुअली एस्टेब्लिश्ड ए स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट किंगडम एट भरतपुर। जाटों ने अंततोगत्वा पूरी लड़ाई लड़के मुगलों का विरोध करके एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना करी, और वो साम्राज्य कौन सा था? भरतपुर का। भरतपुर राज्य की स्थापना करने का श्रेय किनको जाता है? जाटों का जाता है। इट बिकेम ए सिंबल ऑफ रूरल रेजिस्टेंस, और क्योंकि ये किसान ही तो थे, तो ग्रामीण लोगों के प्रतिरोध का ये क्या बन गया? प्रतीक बन गया, जिन्होंने सामंतवादी पावर या इंपीरियल पावर या साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ संघर्ष किया था, ठीक है। आगे बात करें तो जाट अगर बढ़ रहे थे या जाटों का जो विद्रोह हो रहा था, तो उसका प्रभाव क्या पड़ा? इट वीकन द मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इन द रीजन। जिस क्षेत्र में जाटों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, वहां पर क्या हो रहा था? मुगल प्रशासनिक तंत्र कमजोर होता जा रहा था। इंस्पायर अदर रीजन कम्युनिटीज टू असर्ट देयर पावर। और जाटों को देख करके दूसरे जो क्षेत्रीय शक्तियां थी, उनके अंदर भी हौसला जागा, उनके अंदर भी भावना आई कि वो भी मुगलों के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि बोथ सिख एंड द जाट रेजिस्टेंस मूवमेंट्स वर रूटेड इन द सोशल, पॉलिटिकल एंड द रिलीजियस कॉजेस। वेल, सिख और जाट दोनों प्रतिरोध आंदोलन की जड़ें सामाजिक और राजनीतिक धार्मिक कारणों में ही थी, यानी सामाजिक और राजनीतिक धार्मिक कारणों में ही इनकी जड़ें बसी हुई थी। दे लेड द ग्राउंड वर्क ऑफ द रीजनल असर्शन एंड डिक्लाइन ऑफ द सेंट्रलाइज्ड मुगल कंट्रोल। इन्होंने मुगल साम्राज्य के केंद्रीयकृत नियंत्रण का पतन और क्षेत्रीय सशक्तिकरण की नींव रखी थी, ठीक है। आगे चलते हैं। अगली बात हमें ये कहती है कि नेचर नेचर ऑफ द मुगल स्टेट। मुगल स्टेट जो थे, मुगल साम्राज्य थे, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या था, मनसबदारी प्रथा क्या थी, उसके बारे में बात की गई है अगले पॉइंट के अंदर। तो नेचर ऑफ द मुगल स्टेट, मुगल साम्राज्य जो था उसकी प्रकृति क्या थी? द मुगल स्टेट वाज सेंट्रलाइज्ड अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्की वेयर द एम्परर वाज द सुप्रीम अथॉरिटी, ठीक है। मुगल साम्राज्य की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या थी, या कहते हैं सबसे बड़ी वीकनेस या थी कि इनकी पावर सेंट्रलाइज थी, यानी एक ही सुल्तान हुआ करता था। तो सुल्तान कैसा था? तानाशाह राजा हुआ करता था, और पूरी की पूरी पावर उसी के पास थी, और उसी राजा को क्या माना जाता था? सुप्रीम अथॉरिटी माना जाता था। इट कंबाइंड द पर्शियन इस्लामिक ट्रेडिशन विद इंडियन पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस, मेकिंग इट ए कंपोजिट इंपीरियल सिस्टम। इसने फारसी इस्लामिक परंपराओं और भारतीय राजनीतिक संरचनाओं का मिश्रण प्रस्तुत किया, यानी
फारसी और इस्लामिक ट्रेडिशन भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा मुगलों के राज्य में, और यहीं पर आपको क्या दिखाई देगा, भारतीय राजनीतिक संरचनाएं भी दिखाई देगी। तो इस तरीके से पूरा का पूरा इंपीरियल सिस्टम था जो आपको मुगल शासन के दौरान दिखाई देता है। द एम्पायर रैलिड हैवीली ऑन द ब्यूरोक्रेसी, नोबिलिटी, मिलिट्री पावर टू मेंटेन कंट्रोल। और अपने साम्राज्य पर नियंत्रण करने के लिए इस साम्राज्य को जाना जाता है। किस तरीके से इन्होंने अपने साम्राज्य पर नियंत्रण रखा, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही के द्वारा, नोबिलिटी यानी जो इनके खास अमीर वर्ग थे नौकरशाही में, अभिजात वर्ग थे, और सैन्य शक्ति जो थी इसके माध्यम से अपने साम्राज्य पर, जनता पर नियंत्रण रखते थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर की प्रशासनिक ढांचा क्या था, प्रशासनिक संरचना इनकी क्या थी। द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू द सूबास। ठीक है, हमें पता है अकबर ने डिवाइड किया था, सेंट्रलाइज सिस्टम था। अब इसको सूबे में डिवाइड किया गया, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। द एम्पायर वाज, साम्राज्य सूबों के अंदर विभाजित था, एंड ईच गवर्न्ड बाय द सूबेदार, और हर सूबे का एक सूबेदार हुआ करता था जो वहां की उस सूबे की शासन व्यवस्था संचालित किया करता था। ईच सूबा हैड ऑफिशियल्स लाइक दीवान। ठीक है, हर सूबे के अंदर एक दीवान हुआ करता था यानी फाइनेंस मिनिस्टर, एक बख्शी हुआ करता था जिसको सैन्य अधिकारी कहा जाता था, एक काजी हुआ करता था जिसको हम जज कहते हैं, और एक कोतवाल हुआ करता था जिसको हम पुलिस कहते हैं। तो हर सूबे के अंदर इनकी नियुक्ति हुआ करती थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दीवान का काम क्या था, फाइनेंस देखना, बख्शी कौन होता था, मिलिट्री की व्यवस्था देखता था, काजी, जज, और कोतवाल पुलिस। ठीक है, बिलो द सूबा वर सरकार डिस्ट्रिक्ट, सूबे से नीचे सरकार थी, छोटे-छोटे डिस्ट्रिक्ट थे, और उनसे नीचे परगना हुआ करते थे एंड विलेजेस, और फिर गांव हुआ करते थे, फॉर्मिंग ए हायरार्किकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो नीचे से स्टेट हो गए, विलेज आ गया, विलेज के ऊपर आपका परगना आ गया, परगना के ऊपर आपका सरकार आ गया, सरकार के ऊपर आपका सूबा आ गया, सूबे के ऊपर आपकी सल्तनत आ गई ना। इस तरीके से इन्होंने बांट रखा था, यानी कई चरण थे इनकी शासन व्यवस्था के। ठीक है, आगे चलते हैं। लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या हुआ करता था मुगलों का, थोड़ी सी उसकी भी बात कर लेते हैं। टोडरमल अंडर द अकबर इंट्रोड्यूस द जाप्ती सिस्टम। ठीक है, याद रखना, टोडरमल जो अकबर के नवरत्नों में से एक हुआ करता था, उसने जाप्ती प्रथा का इजाद किया। ए स्टैंडर्ड मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन बेस्ड ऑन द लैंड मेजरमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब टोडरमल एक प्रथा लेकर के आया और एक नई चीज लेकर के आया जिसको जाप्ती प्रथा दी गई। इसमें क्या करा गया, इसमें कहा गया कि भैया रेवेन्यू का कलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, रेवेन्यू का कलेक्शन किया जाएगा, यानी भूमि में की नाप और भूमि में कितना उत्पादन हो रहा है उसके आधार पर आपसे क्या लिया जाएगा, कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जाप्ती प्रथा थी, यानी कितनी आपके पास भूमि है और उस पर कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपसे उसका कर लिया जाना, उसका टैक्स लिया जाना, उसी को जाप्ती प्रथा कहते हैं। लैंड वाज क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन द फर्टिलिटी। ठीक है, अब भूमि कितनी उपजाऊ है उसके आधार पर भूमि को भी कुछ भागों के अंदर बांटा गया। एक पोलज भूमि थी जो सबसे उपजाऊ थी, उसके बाद पड़ौती थी, उसके बाद छाछर थी, उसके बाद बंजर थी। ठीक है, तो ये सबसे उपजाऊ भूमि को पोलज कहते थे, उसके बाद थोड़ी कम उपजाऊ को पलौती, और फिर छाछर, और फिर बंजर आती थी। द पीजेंट्स रायोट्स पेड द लैंड टैक्स जनरली 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस इन कैश और काइंड डिपेंडिंग ऑन द एरिया। किसान जो थे जिनको रैयत कहा जाता था, अपनी उपज का लगभग 1/3 कर के रूप में अनाज दे दिया करते थे या फिर पैसा दे दिया करते थे, यानी हैवी टैक्सेस जो थे उस समय के किसानों पर लगाया गया था। अब फिर आता मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी प्रथा को किसने लागू किया था, इंपॉर्टेंट है। मनसबदारी प्रथा को इंट्रोड्यूस किया गया था अकबर के द्वारा। द मनसबदारी सिस्टम वाज ए रैंक बेस्ड मिलिट्री एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। ये क्या था, एक पद पर आधारित सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसको अकबर ने अपने शासन के दौरान लागू किया था। ईच मनसबदार वाज गिवन ए रैंक। ठीक है, हर मनसबदार को क्या दी गई थी, एक रैंक दी गई थी दैट डिटरमाइंड हिज स्टेटस, जिससे उसके स्टेटस का ध्यान मालूम पड़ता था, उसकी सैलरी, उसके पास कितना पैसा होगा ये मालूम पड़ता था, एंड नंबर ऑफ कैवलरी, और उसके पास कितने घुड़सवार होंगे इसका मालूम पड़ता था। तो आप देखते होंगे कि किसी के पास 5,000 जात के घुड़सवार है, किसी के पास 10,000 जात के हैं, किसी के पास 7,000 जात के घुड़सवार हैं। तो एक मनसबदारी प्रथा को लागू किया गया जिसमें सैन्य प्रणाली इस तरीके से थी कि एक मनसबदार की हैसियत क्या है, एक मनसबदार की औकात क्या है, वो डिसाइड होती थी किससे, उसकी रैंक क्या है, उसकी सैलरी क्या है, और उसके पास कितने घुड़सवार हैं, उसके हिसाब से इसी को ही मनसबदारी प्रथा कहा गया। मनसबदार्स वर अपॉइंटेड बाय द एम्परर। इन मनसबदारों की नियुक्ति कौन करता था, स्वयं सम्राट किया करता था। एंड वर नॉट हेरिडेटरी, ये ऐसा नहीं है कि भाई बाप हो गया उसका बेटा भी बन जाएगा, नहीं, राजा जिसको चाहेगा उसको मनसबदार बनाएगा। एंड दे कुड बी प्रमोटेड और डिमोटेड, और राजा के पास अधिकार था कि वो इनको प्रमोट भी कर सकता था और इनको डिमोट भी कर सकता था। इट हेल्प्ड सेंट्रलाइज पावर एंड एंश्योर मिलिट्री लॉयल्टी टू द एम्परर। इससे एक फायदा हुआ, और इससे क्या फायदा हुआ, एक तो केंद्रीयकृत शक्ति जो थी उसको शासन करने का मौका मिला राजा को, यानी राजा के पास केंद्रीयकृत शक्ति थी, वो अपने अधिकारियों के माध्यम से शासन करने लग गया, है ना, इन मनसबदारों के माध्यम से। और एक क्या थी, मिलिट्री लॉयल्टी हमारे राजा के प्रति यहाँ पर दिखाई दी। ठीक है, आगे चलते हैं। सामाजिक, सोशल क्लासेस, उलेमा, नोबिलिटी, जमींदार, स्टेटस ऑफ वीमन। ठीक है, इन
तीनों चारों की बात करते हैं, क्या थी? उलेमा कौन हुआ करते थे? ठीक है, इनकी बात कर लेते हैं। उलेमा वर द इस्लामिक स्कॉलर्स हु इंटरप्रेटेड शरिया लॉ एंड एडवाइस रिलेटेड टू रिलीजियस मैटर। उलेमा क्या हुआ करते थे भैया? इस्लामिक विद्वान हुआ करते थे जो शरीयत कानून की व्याख्या करते थे और वहाँ के जो राजा थे उनको ये बताते थे। क्या बताते कि भैया धार्मिक मामलों को किस तरीके से सल्टाना है, या धार्मिक मामलों में सलाह देने के काम जो थे शासक को कौन किया करते थे? उलेमा किया करते थे। दे वर क्लोजली एसोसिएटेड विद द मेड्रेसेस, मॉस्क्यूज एंड द जुडिशियल सिस्टम। वे अक्सर मदरसों से, ठीक है, मदरसा, वो अक्सर मदरसों से, मस्जिदों से या फिर जुडिशियल सिस्टम यानी न्याय प्रणाली से जुड़े हुए रहा करते थे। मैनी उलेमा सर्व्ड एज काजी। बहुत सारे उलेमाओं ने तो किसका रोल निभाया है? काजी यानी जज का रोल निभाया है, और मुफ्ती यानी कानूनी विद्वानों का रोल भी निभाया है। देयर इन्फ्लुएंस वाज स्ट्रॉन्गेस्ट अंडर ऑर्थोडॉक्स रूलर लाइक औरंगजेब। और औरंगजेब के काल में तो इन उलेमाओं की शक्ति और भी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि औरंगजेब तो खुद रूढ़िवादी था और उसने इस्लामिक लॉ को क्या किया था? प्रमोट किया था। इसलिए उलेमाओं की शक्ति औरंगजेब के राज में तो बहुत भी ज्यादा बढ़ गई थी। हाउएवर देयर अथॉरिटी वाज ऑफन लिमिटेड बाय द पॉलिटिकल नीड्स ऑफ द स्टेट। फिर भी अक्सर उनकी शक्तियां जो थी राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से इनको सीमित कर दिया जाता था, यानी बहुत ज्यादा पावर भी इन उलेमाओं को नहीं दी गई थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नोबिलिटी की। नोबिलिटी जिनको हम उमारा या अमीर वर्ग कहते हैं, उमरा कहते हैं, ये नोबिलिटी कौन हुआ करते थे? द नोबिलिटी वाज द एलाइट रूलिंग क्लास ऑफन कंपोज्ड ऑफ द टॉक्स, अफगान्स, पर्शियंस एंड द राजपूत। नोबिलिटी के अंदर चार लोगों को बेसिकली शामिल किया जाता था। इनमें टर्की लोग थे, अफगानी लोग थे, फारसी लोग थे और राजपूत लोग थे। ठीक है, तो ये एलाइट रूलिंग क्लास इसको माना जाता था, यानी उच्च शासक वर्ग इसको माना जाता था। दे हैड हाई एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द मिलिट्री पोजीशन। इनको उच्च प्रशासन में उच्च प्रशासन में इनको क्या दिया गया था? इनको नियुक्ति दी गई थी और इनको हायर मिलिट्री पोजीशंस भी दी गई थी। ऑफन रिवार्डेड थ्रू द जागीर। और इनको क्या करते थे? इनको पुरस्कार के रूप में जागीरें दी जाती थी। ठीक है, यानी जमीनें दी जाती थी इनको पुरस्कार के रूप में। नोबल्स कम्पीटेड फॉर पावर एंड फेवर इन द मुगल कोर्ट। और ये जो नोबल्स हुआ करते थे, ये दरबार में प्रभाव और सत्ता के लिए हमेशा प्रतिस्पर्धा करते रहते थे, यानी मुगल कोर्ट के अंदर अपनी वजूद को बनाए रखने के लिए, अपने वजूद को उठाने के लिए, वजूद को ऊपर पहुंचाने के लिए ये क्या करते थे? कम्पीट करते थे। ठीक है, देयर लाइफ स्टाइल वॉज मार्क्ड बाई लग्जरी। अब ये जितने भी नोबल्स थे ये क्या रहते थे? शानो शौकत में रहते थे। पेट्रोनेज ऑफ आर्ट, सभी कलाओं का संरक्षण किया करते थे। एंड मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर, और वास्तुकला के भी ये बड़े संरक्षक हुआ करते थे। तो ये नोबल्स जो थे ना, ये इनको शानो शौकत में रहने का शौक था। ये बड़ी अय्याशी में जीवन व्यतीत किया करते थे, लेकिन उसके साथ ही ये कला का संरक्षण करते थे और इसके साथ ही वास्तुकला का संरक्षण भी करते थे। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट अमंग द नोबल समटाइम्स वीकेंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। और कभी-कभी ऐसा होता था कि भैया अगर इन नोबल्स के बीच में क्या हो जाते थे? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाते थे, तो उसके कारण से जो सेंट्रल अथॉरिटी है मुगलों की, जो प्रशासनिक, जो केंद्रीय सत्ता है मुगलों की, वो कमजोर पड़ जाया करती थी। ठीक है, नोबिलिटी होगी। नोबिलिटी के बाद आते हैं जमींदार। जमींदार हम सबको पता है कि जमींदार कौन होते हैं। जमींदार वर द लैंड होल्डिंग्स एलाइट्स। ठीक है, उच्च वर्ग होता था जिसके पास जमीन का क्या होता था? अधिकार होता था। हु कलेक्टेड रेवेन्यू, जो क्या करता था? रेवेन्यू यानी कर का संग्रहण करता था। फ्रॉम पीजेंट्स यानी किसानों से, ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। स्टेट यानी राज्य की तरफ से कर का संग्रहण करने वाला अधिकारी कौन हुआ करता था? आपका जमींदार हुआ करता था। दे हैव द हेरिडिटरी राइट्स ओवर द लैंड इन मेनी रीजन्स। ठीक है, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जहां पर हेरिडिटरी यानी उत्तराधिकारी में इनको क्या था? जमींदारी प्रथा, यानी जमींदार का बेटा भी जमींदारी बनेगा, ऐसा था। स्पेशली नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया की बात करें तो ऐसी ही थी, यानी जमींदारी प्रथा थी, जमींदार का बेटा भी जमींदार ही बनता था, यानी हेरिडिटरी पर आधारित ये जमींदार हुआ करते थे। मैनी जमींदार्स मेंटेन द प्राइवेट आर्मीज एंड हैड द स्ट्रॉन्ग लोकल इन्फ्लुएंसर। बहुत सारे जमींदार तो ऐसे थे जिनके पास प्राइवेट आर्मी हुआ करते थे और उनका लोकल स्तर पर देखा जाए तो उनका प्रभाव भी बहुत गहरा था। अंडर द मुगल्स दे वर इंटीग्रेटेड इनटू द मनसबदारी एंड द रेवेन्यू सिस्टम। और मुगल काल में उन्हें मनसबदारी और राजस्व प्रणाली में शामिल कर लिया गया, लेकिन कुछ राजपूत शासक ऐसे भी थे जिन्होंने इसका विरोध किया था और वो स्वतंत्र बने रहे थे। ठीक है, जमींदार कुड आइदर सपोर्ट और रेजिस्ट मुगल रूल। या तो जमींदार मुगल रूल को सपोर्ट करते थे या फिर मुगल रूल का वो विरोध करते नहीं, मुगल प्रशासन का या तो वो विरोध करते थे या फिर सपोर्ट करते थे, स्पेशली ड्यूरिंग द वीक एम्परशिप। खास करके जब मुगलों का शासक कमजोर होता था, तो जमींदार भी जो थे ना पूरी तरीके से ना तो मुगलों के फेवर में थे ना ही मुगलों के विरोध में थे। कुछ जमींदार मुगलों के फेवर में थे तो कुछ जमींदार मुगलों के विरोध में भी थे। ठीक है, अगला चलते हैं स्टेटस ऑफ वुमेन। उस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी, थोड़ी सी उस पर भी बात कर लेते हैं। द स्टेटस ऑफ वीमेन इन द मिडाइवल इंडिया वाज वेरिड अक्रॉस द रीजन, क्लासेस एंड द रिलीजियस। अलग अलग धर्म के अकॉर्डिंग, अलग अलग जातियों के अकॉर्डिंग, अलग अलग क्षेत्रों के अकॉर्डिंग महिलाओं की स्थिति भी क्या थी? मध्यकालीन भारत में बिल्कुल अलग अलग थी। इन एलाइट मुस्लिम, अगर उच्च वर्ग के मुस्लिमों की बात करें
तो हाउस होल्ड्स पर्दा एंड द सेक्लूजन वर कॉमन, ठीक है। अगर उच्च मुस्लिम वर्ग की बात करें तो पर्दा प्रथा और गृहस्थ अलगाव जो था वो उनके बीच में बिल्कुल सामान्य था। इन हिंदू अपर क्लासेस, और जहां तक हिंदुओं की बात करें तो हिंदुओं में जो उच्च जाति थी, सती थी और चाइल्ड मैरिज थी, दैट वर प्रेवलेंट, ठीक है। हिंदुओं के अंदर अगर हम बात करें तो हिंदुओं के पास में सती प्रथा और बाल विवाह प्रचलित हुआ करते थे। वीमेन हैड लिमिटेड प्रॉपर्टी राइट्स, वीमेन को क्या था, प्रॉपर्टी राइट्स उस समय नहीं थे। एंड एजुकेशन वाज रेयर, और शिक्षा की तो बात ही मत करो, महिलाओं को शिक्षा पाने का अधिकार भी नहीं था, स्पेशली इन द कंजर्वेटिव सेटिंग। खास तौर करें जब वो माहौल था कैसा, कंजर्वेटिव यानी रूढ़िवादी जो परिवेश था ना, उसके अंदर महिलाओं को ना तो किसी प्रकार का प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकार था और ना ही किसी प्रकार की शिक्षा पाने का अधिकार था। सम वुमेन लाइक रजिया सुल्तान, नूरजहां, जहानारा बेगम हैड पॉलिटिकल एंड द कल्चरल सिग्निफिकेंस। हालांकि कुछ महिलाओं की स्थिति भी अच्छी रही, जैसे रजिया सुल्तान, नूरजहां, जहांगीरा, इन्होंने राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से बढ़िया काम करा और इनकी बढ़िया पोजीशन भी रही। इन लोअर क्लास से, लेकिन निम्न जातियों की अगर बात करें कुछ कम्युनिटीज में, तो वुमेन हैड मोर फ्रीडम इन द वर्क एंड सोशल रूल। अगर निम्न जातियों की बात करें तो निम्न जातियों में कुछ महिलाएं स्वतंत्र थी, वो अपने सामाजिक दायित्वों को निभा सकती थी और उनको कार्य करने की स्वतंत्रता भी थी, ठीक है। एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं हम। अगला पॉइंट है एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स इन मिडाइवल इंडिया, ठीक है। 3 टॉपिक हैं। मिडाइवल इंडिया में एग्रीकल्चर कैसा था, ट्रेड कैसा था, कॉमर्स यानी व्यापार कैसा था, उसकी बात कर लेते हैं। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर वाज द मेन स्टे ऑफ द इकोनॉमी। आपकी जो अर्थव्यवस्था थी उसका मुख्य आधार कौन था, एग्रीकल्चर ही हुआ करता था ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड। इंगेजिंग ओवर 70% ऑफ द पॉपुलेशन, और उस समय 70% से ज्यादा पब्लिक तो केवल एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड हुआ करती थी। द मुगल एम्पायर इन्वेस्टेड इन कैनाल, ठीक है। अब मुगल साम्राज्य ने इन्वेस्ट किया, मुगल साम्राज्य ने क्या करा, कैनल्स यानी नहरें बनवाई, कुएं खुदवाए, टैंक्स फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए टैंकों की व्यवस्था करी। शाहनहर इन दिल्ली की बात करें खासकर। क्रॉप डाइवर्सिटी, इसके अंदर मुगल काल में ही आपको मिडाइवल काल में क्रॉप डाइवर्सिटी यानी अलग अलग प्रकार की फसलें जो थी उस समय इंट्रोड्यूस हुई, जैसे व्हीट, राइस, बार्ले एंड द कैश क्रॉप्स लाइक कॉटन, इंडिगो, शुगर केन। ये कुछ ऐसी फसलें थी जो मुगल काल के दौरान ही प्रचलन में आई थी, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो द लैंड रेवेन्यू सिस्टम स्पेशली द जाति व्यवस्था वाज डायरेक्टेड बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर आउटपुट, और ये जाति व्यवस्था तो इसी पे तो बेस्ड थी कि भैया कितना उत्पादन होगा उसी के अकॉर्डिंग आप पे कर लगेगा। पीजेंट्स जिनको हम रैयत कहते थे बोर द टैक्स बर्डन एंड फ्रीक्वेंट फेमिन्स एंड द वॉर्स ऑफन वर्सन देयर कंट्री। अब जो गांव थे ना बेचारे वाले, वो इस टैक्स के भार से इतने ज्यादा दब गए थे कि बहुत ज्यादा उनके ऊपर इसका बोझ हो गया था, और उनके अकाल और युद्ध जैसी स्थिति में उनकी कंडीशन और भी ज्यादा बिगड़ जाया करती थी। एग्रीकल्चर वाज लार्जली सब्सटेंस बेस्ड एंड बस सरप्लस सपोर्टेड द अर्बन मार्केट। कृषि मुख्यतः क्या था, सब्सिस्टेंस बेस्ड यानी जीविका पर आधारित था, जीवन चलाने के लिए लोग अपनी कृषि किया करते थे। लेकिन अगर ज्यादा बच जाया करता था तो लोग उसको क्या करते थे, बाजार में बेच दिया करते थे, ठीक है। आगे चलो, आगे चलते हैं तो फिर बात कर लेते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स की, व्यापार और वाणिज्य की हम बात कर लेते हैं। तो इंडिया वाज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इनलैंड एंड द मैरीटाइम ट्रेड नेटवर्क कनेक्टिंग इट विद सेंट्रल एशिया, पर्शिया, मिडल ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट एशिया। भारत की अगर हम बात करें तो भारत का लैंड और लैंड के साथ ही मैरीटाइम यानी समुद्री, भारत का समुद्री और जो जमीनी व्यापार था ना, उसका नेटवर्क बहुत ही महत्वपूर्ण था, यानी भारत का नेटवर्क का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था। भारत को भारत का इनलैंड यानी स्थल यानी भूमि से, और भारत का जो नौसेना यानी जहाज से, समुद्री मार्ग जो था, तो चाहे स्थल की बात कर लो चाहे समुद्री मार्ग की बात कर लो, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण था भारत के लिए, क्योंकि वो भारत को सेंट्रल एशिया से, पर्शिया से, मिडिल ईस्ट से और साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ता था। मेजर पार्ट्स इंक्लूड द सूरत, मछलीपट्टनम, हुगली। मेजर ट्रेड सेंटर्स इंक्लूडिंग दिल्ली, आगरा, लाहौर, मुल्तान। प्रमुख बंदरगाहों की अगर हम बात करें तो सूरत थे, मछलीपट्टनम था और हुगली भारत के उस समय प्रमुख बंदरगाह होते थे जहां पर समुद्र के रास्ते व्यापार हुआ करता था। और ट्रेड सेंटर की अगर व्यापारिक केंद्रों की अगर हम बात करें तो दिल्ली, आगरा, लाहौर और मुल्तान जैसे भारत के बहुत बड़े बड़े व्यापारिक केंद्र भी उस समय हुआ करते थे। कॉमोडिटीज ट्रेडेड लाइक इंक्लूडेड, अब जिन जिनका व्यापार होता था उनमें प्रमुख चीजें थी टेक्सटाइल्स यानी वस्त्र, कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस, मसाले, है ना। मौसम, सिल्क हो गया, मसाले हो गया, नील हो गई, प्रीशियस स्टोन यानी कीमती पत्थर हो गए, सॉल्ट पीटर शोरा हो गया, और मेटल्स यानी आपके अलग अलग प्रकार की धातुएं हो गई, जिनका प्रमुख रूप से भारत का व्यापार दूसरे देशों के साथ में हुआ करता था। इंटरनल ट्रेड वाज फैसिलिटेटेड बाय द रोड नेटवर्क, अगर भारत के अंदर की बात करें तो वो तो रोड नेटवर्क से हो जाया करता था, जैसे ग्रैंड ट्रक रोड के माध्यम से इधर से उधर व्यापार विनिमय हो जाया करता था। लेकिन फॉरेन ट्रेड की बात करें तो वो क्या होता था, ये यूरोपियों के आने के बाद, जब यूरोपियंस आए ना तो उसके बाद ही इसके अंदर क्या हुआ, बढ़ावा हुआ। पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश और फ्रेंच आए ना, उसके बाद ही भारत का क्या हुआ था, फॉरेन ट्रेड यानी विदेशी व्यापार
एक मूल रूप से उसी समय शुरू हुआ था जब भारत के अंदर विदेशी लोग आए थे। ट्रेड वॉज रेगुलेटेड थ्रू द कस्टम ड्यूटीज। अब ट्रेड के ऊपर भी नियंत्रण था, ट्रेड के ऊपर कस्टम ड्यूटीज लगाई गई, ट्रेड के ऊपर लाइसेंस दिया गया और ट्रेड के लिए स्टेट सुपरविजन करता था, ताकि किसी प्रकार की कोई भी गलती ना हो या किसी प्रकार की कोई भी अनावश्यक स्वतंत्रता ना दी जा सके। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं मर्चेंट्स एंड गाइडेड, व्यापारी एक व्यापारिक संघ। मर्चेंट्स वर डिवाइडेड इनटू द होलसेल एंड द रिटेल। ठीक है, दो प्रकार के लोग थे, एक तो होलसेल थे जिनको सेठ कहा जाता था, रिटेल यानी खुदरा व्यापारी थे जिनको बढ़िया कहा जाता था। सब मर्चेंट फैमिलीज लाइक द जगत सेठ्स ऑफ द बंगाल्स बिकेम वेल्दी एंड द इन्फ्लुएंसर। और कुछ व्यापारिक परिवार भी ऐसे थे जैसे जगत सेठ की बात कर ले बंगाल के, जो बड़े ही ज्यादा प्रभावी और बड़े ही ज्यादा धनवान भी थे। Guilds and the sheriffs helped the regulated trade, ensured product quality and settled disputes। ठीक है, व्यापारिक संघ भी बने, व्यापारिक संघ बनी, व्यापारिक श्रेणियां मिली जिसको जो व्यापारियों को व्यापार को नियंत्रित करते थे, रेगुलेट करते थे, व्यापार को ट्रेड को नियंत्रित करते थे, वस्तुओं की गुणवत्ता को सुनिश्चित करते थे और किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट हो जाए उनको सुलटाने का काम भी किया करते थे। तो व्यापारिक संघ भी बने इस समय। ठीक है, सब मर्चेंट्स इवन गेव लोन्स, कुछ मर्चेंट तो ऐसे भी थे जो लोन दिया करते थे टू द स्टेट एंड एक्टेड एज द फाइनेंशियर ऑफ द नोबल्स ऑफ द रूलर। वो नौकरशाह और शासकों के वित्तीय सलाहकार भी बन जाया करते थे। करेंसी की बात करें, मुद्रा और बाजार की, तो उसकी बात भी थोड़ी सी कर लेते हैं। मुगल इश्यूड द यूनिफॉर्म कॉइनेज इन सिल्वर रुपीज, सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर। मुगलों ने तीन प्रकार की मुद्रा चलाई थी, एक तो सिल्वर जिसको रुपी कहा गया, गोल्ड को मोहर और कॉपर को डैम कहा जाता था। ठीक है, डम। Standardized coins helped to boost irrigational trade, इंटर रीजनल ट्रेड एंड मार्केट कॉन्फिडेंस। जब इस प्रकार से एक मुद्रा चला दी गई और एक मानने वाली यानी मानकीकृत मुद्रा मुद्रा आ गई जिसका मूल्य था बाजार के अंदर, उससे क्या हुआ, अंतर क्षेत्रीय व्यापार और बाजार में थोड़ा सा विश्वास बढ़ा। इंपॉर्टेंट मार्केट्स इंक्लूड द अर्बन बाजार, मंडीज, हॉट्स एंड द फेयर ग्राउंड। मुख्य बाजारों में शहरी बाजार थे, मंडियां थी, हाट थे और फेयर ग्राउंड से नहीं मेले उस समय हुआ करते थे। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है आर्ट आर्किटेक्चर एंड द लिटरेचर ड्यूरिंग मिडाइवल पीरियड। मिडाइवल पीरियड के दौरान कला क्या थी, वास्तुकला क्या थी और साहित्य क्या थी, इन तीनों की बात की गई है। ठीक है, तो द मिडाइवल पीरियड ऑफ इंडिया, जिसको हम कहते हैं 1206 टू 1707, वाज मार्क्ड बाय ए ब्लेंड ऑफ इंडो इस्लामिक इंजीनियस ट्रेडिशंस रिजल्टिंग इन रिच कल्चरल डेवलपमेंट्स इन आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर। भारत में मध्यकालीन काल जो था, इसमें इंडो इस्लामिक और स्वदेशी परंपराओं का मेल हुआ, जिसमें कला, वास्तुकला, साहित्य में समृद्ध सांस्कृतिक विकास हुआ। यानी इसमें मिक्सचर हुआ, ब्लैंडिंग हुई कई कल्चर्स की आपस में, कब, मिडाइवल इंडियन में। ठीक है, आगे चलते हैं, पेंटिंग की बात कर लेते हैं। मिडाइवल इंडिया में पेंटिंग कैसे थी। मुगल पेंटिंग फ्लोरिश्ड अंडर द एम्परर्स लाइक अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के राज में जो थे, मुगल पेंटिंग ने बहुत अच्छी क्या करी, अपनी आगे की ओर बढ़ी। नहीं, इनको बढ़िया संरक्षण मिला था मुगल सल्तनत काल में। इनके अंदर पर्शियन फिटनेस और इंडियन थीम्स के आधारित जो थी अपनी बेस्ड होकर के, इन थीम पे बेस्ड होकर के पेंटिंग्स बनाई गई थी। मिनिएचर पेंटिंग्स डिपिक्ट द कोर्ट लाइफ। अच्छा, मुगल शासन की सबसे बड़ी खूबसूरती थी मिनिएचर पेंटिंग, यानी सूक्ष्म पेंटिंग, बारीकी से की गई पेंटिंग, जिसके अंदर कोर्ट लाइफ यानी दरबार, युद्ध, हंटिंग यानी शिकार के सीन, फ्लोरा एंड फौना यानी नेचर यानी प्रकृति से वनस्पति के सीनों को दर्शाया गया था। ठीक है, तो मिनिएचर पेंटिंग मुगल काल की बड़ी फेमस हुआ करती थी, जिसके अंदर या तो राजसी जीवन को दर्शाया गया था या बैटल से युद्धों का वर्णन किया गया था, शिकार के सीन थे, या फ्लोरा और फौना यानी वनस्पति यानी नेचर के सीन थे। स्कूल की बात करें कि पेंटिंग की कौन कौन सी स्कूल थी, तो एक मुगल स्कूल थी, एक राजपूत स्कूल थी, डेक्कन थी और पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग इमर्ज विद द डिस्टिंग्विश्ड स्टाइल, जिनमें अलग अलग पेंटिंग करने की प्रणालियां हुआ करती थी। डेकोरेटिव आर्ट्स एंड द क्राफ्टमैनशिप, सजावटी कला और शिल्प कला की बात कर लेते हैं। मेटल वर्क, आइवरी कार्विंग, टेक्सटाइल, ब्रॉडकास्ट, जमाबंदी, कलमकारी एंड द इनली वर्क, पिटेरा, डोरा, फ्लोरिस। ठीक है, धातु शिल्पों, हाथी दांत की नक्काशी हो, वस्त्र की बात करें जिसमें ब्रॉकेट, जामदारी, कलमकारी और जड़ाऊ कला की बात करें तो पियत्रा, डोरा का विकास इसी मिडाइवल पीरियड में हुआ था। आगे बात कर लेते हैं तो आर्किटेक्चर ऑफ द मिडाइवल पीरियड, मिडाइवल पीरियड के आर्किटेक्चर की बात की गई है। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर आपको मिडाइवल पीरियड के इंडिया के अंदर देखना को मिलता है। इसके अंदर आपको लार्ज डोम दिखाएंगे। ठीक है, यानी इंडिया और इस्लामिक दोनों का सम्मिश्रण देखने को मिलेगा आपके इस समय की वास्तुकला के अंदर। इनमें क्या होता है, लार्ज डोम होते हैं, बड़े बड़े डाल होते हैं, गुंबद होते हैं बड़े विशाल, माइनरेट्स मीनारें होती है, आर्क्स यानी मेहराब होते हैं और जियोमेट्रिकल यानी ज्यामिति यानी गणितीय इसके अंदर डिजाइन होती है, कैलीग्राफी, कैलीग्राफी यानी सुलेख होते हैं, एंड एब्सेंस ऑफ द आइडल वर्शिप इन द इस्लामिक बिल्डिंग्स। और जो इस्लामिक इमारतें दिखाई देगी उनमें मूर्ति पूजा आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगी। अर्ली फेज ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के अर्ली फेज का बात करें तो कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, इल्तुतमिश का मकबरा और
तुगलकाबाद फोर्ट इसके उदाहरण देखे जा सकते हैं। मुगल फेज की बात करें तो अकबर के काल में फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ, बुलंद दरवाजे का निर्माण हुआ, आगरा फोर्ट का निर्माण हुआ। जहांगीर की बात करें तो जहांगीर के राज में वो इतिमदुल्ला का जो मकबरा था उसका निर्माण किया गया, यानी इतिमादुल्ला का निर्माण जो वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है उसका निर्माण जहांगीर के काल में हुआ। वहीं शाहजहां की बात करें तो ताजमहल, रेड फोर्ट और जामा मस्जिद थे वो शाहजहां के काल में बने थे। तो मध्यकालीन की जो वास्तुकला थी उसके अंदर आपको इंडो इस्लामिक कल्चर मिक्स दिखाई देगा और ये अलग अलग शासक थे जिनके काल में इस तरीके की बिल्डिंग्स बनाई गई थी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं रीजनल सिस्टम उस समय क्या हुआ करता है, क्षेत्रीय शैली की बात कर लेते हैं। तो विजयनगर टेम्पल्स की बात कर लेते हैं। विजयनगर हमारा दक्षिण में साम्राज्य हुआ करता था जिसमें हम्पी, हजारारामा टेम्पल, राजपूत फोर्ट्स एंड द प्लेसेस जिसमें आमेर का जो फोर्ट है, चित्तौड़गढ़ है, दक्कन सल्तनत और मॉन्यूमेंट्स जिसमें गोल गुंबद है, इनकी हम बात कर लेते हैं। ये भी उस समय क्षेत्रीय शैलियां थी जो बड़ी प्रभावशीलता रखती थी। लिटरेचर की बात करें, साहित्य मिडाइवल पीरियड में साहित्य कैसा हुआ करता था, तो पर्शियन एंड द अरेबिक लिटरेचर, फारसी और अरबी साहित्य था जो हमारा मिडाइवल पीरियड में अवेलेबल था। पर्शियन बिकेम द कोर्ट लैंग्वेज। फारसी जो थी मिडाइवल इंडिया में क्या बन गई थी, दरबारी भाषा बन गई थी अंडर द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल्स। मुगलों के और दिल्ली सल्तनत के अंडर में फारसी अपनी दरबार की भाषा बन गई थी। हिस्ट्रीज, बायोग्राफीज एंड द प्रोटीज फ्लोरिश। ठीक है, ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए, इतिहास लिखे गए, बायोग्राफीज यानी जीवनियां लिखी गई, पोइट्रीज लिखी गई। कब, इस बीच का जो मिडाइवल इंडिया का पीरियड था उसके अंदर। वर्क्स लाइक तबाकते ए नासिरी, मिनहास उर सिराज, अकबरनामा जो अबुल फजल ने लिखी थी एंड आईने अकबरी वर रिटर्न। ठीक है, इसमें कुछ प्रमुख पुस्तकें लिखी गई थी जैसे आईने अकबरी हो गई, अकबरनामा हो गई और तबाकत-ए निसारी, ऐसी कुछ प्रमुख पुस्तकें भी लिखी गई। रीजनल लैंग्वेज एंड द भक्त सूफी लिटरेचर, क्षेत्रीय भाषाएं और भक्त सूफी साहित्य भी इस समय प्रचलित हुआ। भक्त संत हुआ करते थे जैसे कबीर, तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास, गुरु नानक कंपोज द डिवोशनल पोएट्री एंड द वर्नाकुलम्स। ठीक है, इन्होंने क्या करा, स्थानीय भाषाओं में अपनी भक्ति कविताओं की रचना करी। सूफी पोइट हुआ करते थे जैसे अमीर खुसरो हो गया, इन्होंने क्या करा, हिंदवी और पर्शियन विद गजल्स। ठीक है, जैसे हमारे हिंदवी और पर्सनवी यानी सूफी कबीर जो अमीर खुसरो हुआ करते थे, इन्हें हिंदवी फासवी में गजल, पहेली और कव्वाली में साहित्य को समृद्ध किया। ठीक है, तो मध्यकाल में आप ये भी देख सकते हो कि क्षेत्रीय स्तर पर भी क्या हुआ, साहित्य का विस्तार हुआ। हिस्टोरिकल और प्रोज वर्क भी आप देख सकते हो। कोर्ट क्रॉनिकल्स, बायोग्राफीज, हुमायूं नेम बाय द गुलबदन बेगम, ट्रेवलॉग्स, तुझके बाबरी, बाबर, इब्न बतूता, रिहाला प्रोवाइडेड रिच हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। और कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथों में अगर आप बात करें तो दरबारी इतिहास में अगर हम बात करें तो हुमायूं नामा लिखी गुलबदन बेगम ने, तुजू के बाबरी लिखी बाबर ने, इब्न बतूता ने लिखी रिहला। और ये सारी की सारी क्या है, जो भारत के बारे में ऐतिहासिक जानकारी यानी मध्य एशिया के बारे में या मध्य भारत के बारे में या मिडाइवल टाइम के बारे में हमें जानकारियां उपलब्ध कराती है, ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध कराती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, कंपोजिट कल्चर। कंपोजिट कल्चर की बात कर लेते हैं, समन्वित संस्कृति, भक्ति और सूफी मूवमेंट का उदय भी हुआ। ठीक है, मीनिंग ऑफ कंपोजिट कल्चर। अब ये कंपोजिट कल्चर का मीनिंग क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं, समन्वित संस्कृति क्या होती है। तो कंपोजिट कल्चर मीन्स द ब्लेंडिंग ऑफ द डिफरेंट कल्चर्स एंड एलिमेंट्स फ्रॉम द वेरियस रिलीजन्स, लिंग्विस्टिक एंड द एथनिक ग्रुप्स इनटू ए हार्मोनियस होल। समन्वित संस्कृति का अर्थ हो गया कि भैया विभिन्न धार्मिक, भाषाई और जातीय समूह में सांस्कृतिक तत्वों को आपसी मेल और एक सामंजस्यपूर्ण विकास होना। ठीक है, तो आपको पता है इंडियन कल्चर भी था, इस्लामिक कल्चर भी था, तो दोनों की संस्कृति आपस के अंदर मिक्स हुई, दोनों की भाषाएं आपस के अंदर मिक्स हुई और दोनों सांस्कृतिक तत्व एक दूसरे से मिले, उसी को ही क्या कहा गया, सांस्कृतिक समन्वय कहा गया। ठीक है, in medieval India, the interaction between the Hindus and the Muslims gave rise to a unique cultural synthesis reflected in language, art, music, architecture, literature and regional practices। और जो मध्यकाल में हिंदुओं और मुस्लिमों की संस्कृति मिली, उससे भाषा हो, कला हो, म्यूजिक हो, आर्किटेक्चर हो, लिटरेचर हो या फिर क्षेत्रीय जो स्तर है वहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी कला हो, उन सब ने ही इनका समन्वित प्रभाव देखने को मिलता है। द भक्ति एंड द सूफी मूवमेंट्स प्लेड ए मेजर रोल इन प्रमोटिंग दिस कल्चर एंड टॉलरेंस टू द म्यूचुअल रेस्पेक्ट। और भक्ति और सूफी आंदोलन ने सहिष्णुता और आपसी सम्मान को, इस संस्कृति को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है। देखो, भक्ति मूवमेंट की बात कर लेते हैं। भक्ति आंदोलन की अगर हम बात करें तो भक्ति आंदोलन क्या अर्थ और दर्शन डाल लेते हैं, भक्ति आंदोलन एक्चुअली में था क्या। तो द भक्ति मूवमेंट वाज ए डिवोशनल ट्रेंड इन द मिडाइवल इंडिया एम्फेसाइजिंग लव, डिवोशन, पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड। भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत में भक्ति परक प्रवृत्ति थी जो ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति और व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित थी। इसके अंदर कर्मकांड, जातिगत भेदभाव और पुजारियों के वर्चस्व को बिल्कुल अस्वीकार कर दिया गया था। आंदोलन ने आध्यात्मिक समानता और ईश्वर से सीधे संवाद का समर्थन किया था। ठीक है, तो इस जो मूवमेंट थी, जो भक्ति मूवमेंट था, इसने प्रमोट किया था स्पिरिचुअल इक्वलिटी
स्पिरिचुअलिटी को और डायरेक्ट कम्युनियन विद द डिवाइन, उस ईश्वर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन को। ठीक है, आगे बात करें मेन संत, मुख्य मुख्य संत कौन से हुआ करते थे, उनकी बात कर लेते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? सबसे पहले संत आते हैं रामानुजन, जो 11th और 12th सेंचुरी के अंदर हुआ करते थे। प्रोपाउंडेड, कौन सा क्या प्रोपाउंड किया इन्होंने? विशिष्ट विशिष्ट अद्वैता, विशिष्ट द्वैत के दर्शन को इन्होंने प्रतिपादित किया था। ठीक है, जानते हैं विशिष्ट द्वैत को किसने प्रचारित किया था? रामानुजन ने प्रतिपादित किया था। दूसरे नंबर पे कबीर जी आते हैं, जो एक बहुत महान कवि हुआ करते थे, क्रिटिसाइज बहुत हिंदू एंड मुस्लिम। एक बहुत महासंत थे कबीरदास जी, उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों की ही आलोचना करी, उनके रूढ़िवाद को लेकर के, एंड प्रीच द यूनिटी ऑफ गॉड, और ईश्वर की एकता का उन्होंने क्या करा था? प्रचार किया था। अगले संत है हमारे रविदास जी। रविदास जी ने क्या करा था? इक्वलिटी एंड लव, वो समानता पे और प्रेम पर बल देते थे। वहीं चैतन्य महाप्रभु, जो हमारे बंगाल से बिलोंग करते थे, उन्होंने कृष्ण से संबंधित भक्ति थी, उसको क्या करा? बंगाल और उड़ीसा में उसका प्रचार प्रसार करा। अगले संत हमारे तुलसीदास जी थे, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना करी थी, और रामायण को, क्योंकि उन्होंने रामायण अवधी भाषा में लिखी थी बिल्कुल, और उससे कॉमन पीपल ने भी उस अवधी भाषा की रामायण को पढ़ा, और रामायण के वो बहुत नजदीक आए, सामान्य व्यक्ति भी। वहीं बात करें मीराबाई की, तो वो कृष्ण की भक्त हुआ करती, जिन्होंने कृष्ण के लिए कई प्रकार के भक्ति गीतों की रचना भी करी। वहीं नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जी की हम बात करें, तो महाराष्ट्र भक्ति के ये प्रमुख कवि हुआ करते थे। ठीक है, महाराष्ट्र की भक्ति में इन्होंने भक्ति परंपरा को बढ़ाने में अपना अहम योगदान दिया था। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट, भक्ति आंदोलन का प्रभाव क्या हुआ, थोड़ी सी उसकी भी बात करते हैं। ठीक है, भक्ति आंदोलन चला तो भक्ति आंदोलन ने क्या करा? रिड्यूस कास्ट बैरियर, जातिगत भेदभाव को कम किया, एनकरेज्ड वर्नाक्युलर लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं में क्षेत्रीय भाषाओं को प्रमोट किया, और क्षेत्रीय भाषा में लिखे गए साहित्य को भी प्रमोट किया। फोस्टर्ड हिंदू मुस्लिम यूनिटी एट द सोशल लेवल, और सामाजिक स्तर पर इन्होंने क्या करा? हिंदू मुस्लिम एकता को प्रमोट किया। प्रोमोटेड सिंपल लिविंग एंड मॉरल वैल्यूज, सादा जीवन और नैतिक मूल्यों का प्रचार भी इस भक्ति आंदोलन ने किया था। वहीं अब सूफी मूवमेंट की बात कर लेते हैं, सूफी आंदोलन की बात कर लेते हैं, जो हमारा मुस्लिम धर्म से संबंधित है। सूफीज्म वाज द मिस्टिकल डायमेंशंस ऑफ इस्लाम, फोकसिंग ऑन लव फॉर गॉड, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन और मॉरल प्योरिटी। सूफी आंदोलन का संबंध किससे? इस्लाम से है। ये इस्लाम का मिस्टिकल डायमेंशन यानी रहस्यवादी पक्ष था, जो ईश्वर के प्रेम, उसके आध्यात्मिक अनुशासन और उसकी मॉरल प्योरिटी यानी नैतिक शुद्धता के ऊपर सेंट्रलाइज्ड था। इट रिजेक्टेड द रिजिड शरिया इंटरप्रिटेशन एंड प्रमोटेड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। अब ये जो भक्ति आंदोलन था या सूफी आंदोलन था ना, इसने किसका अपोज किया, किसका विरोध किया? भैया कठोर जो शरिया कानून थे ना, इसने उनका विरोध किया, और ब्रदरहुड यानी भाईचारे, हिंदू मुस्लिम की एकता पर इसने बल दिया। एम्फेसाइज द इनर पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी ओवर द एक्सटर्नल रिचुअल, इसने किया भैया बाहरी कर्मकांड करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि आंतरिक रूप से आप आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलो, यानी अंदर से आप स्पिरिचुअल बनो, उस चीज की आपको आवश्यकता है, बाहर से बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मेन सूफी ऑर्डर्स एंड द सेंट, प्रमुख सूफी सिलसिलों की बात कर लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि प्रमुख सूफी सिलसिले कौन कौन से थे। प्रमुख सूफी सिलसिला था एक तो चिश्ती सिलसिला है ना, इसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो अजमेर के थे, जिनके नाम से भी दरगाह भी वहाँ मौजूद है, वो इससे संबंध रखते थे। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के, और सलमान चिश्ती फतेहपुर सीकरी के, इन सब का संबंध किससे है? चिश्ती सिलसिले से है। ठीक है, फिर आता है सुहरावर्दी सिलसिला। सुहरावर्दी सिलसिले में मेन जिनका नाम शामिल है वो कौन सा है? बहाउद्दीन जकरिया, जो मुल्तान से जिनका संबंध थे, वो सुहरावर्दी सिलसिला के थे। फिर आता है कादरी सिलसिला। कादरी सिलसिला से किसका संबंध है? शाह गुलाम मोइनुद्दीन और मियाँ मीर का संबंध कादरी सिलसिले से है। वहीं आता है नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी से शेख अहमद सरहिंदी का सरोकार है। ठीक है, तो ये कुछ सूफी सिलसिले हैं, जिनसे अलग अलग राजा जो थे, आपके अलग अलग समय के संत जो थे, उनका जुड़ाव उस समय हुआ करता था। तो ये कुछ सिलसिले हैं जिनका संबंध किससे है? सूफी आंदोलन से है। ठीक है, आगे चलते हैं, सूफियों की प्रैक्टिस की बात कर लेते हैं। सूफी कौन कौन सी प्रथाएं हैं? एक ये जिक्र कहा करता है, जिक्र का मतलब क्या हो गया? मेडिटेशन, यानी ध्यान करना। ठीक है, उसको जिक्र कहा गया। एक समसा कहते थे, यानी समा। ठीक है, याद रखना, कोई पूछा था जिक्र क्या था? जिक्र यानी मेडिटेशन, ऊपर वाले का ध्यान करना। ठीक है, समा स्पिरिचुअल म्यूजिक। ठीक है, आध्यात्मिक जो म्यूजिक हुआ करता था और जो कव्वाली हुआ करती थी, उसी को क्या कहा गया? समा कहा गया। लंगर, लंगर से क्या मतलब है? कम्युनिटी किचन, यानी समुदाय के लिए जो रसोई खाना था, उसको क्या कहा गया? लंगर कहा गया। सर्विंग द पुअर एंड द नीडी, और इनका एक ही उद्देश्य था कि भैया जो कमजोर है, जो आवश्यकता जिसको है, जो गरीब है, जिसको मदद की दरकार है, उसको ये मदद मिलनी चाहिए, उसको उसकी सेवा करना ही इन सूफियों का क्या था? उद्देश्य हुआ करता था।
समन्वित संस्कृति में भक्ति और सूफी आंदोलनों की भूमिका क्या थी? क्रिएटेड ए ब्रिज बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटीज। मुस्लिम और हिंदू समुदायों के बीच इन्होंने एक पुल का काम किया था, ठीक है। हिंदू, चाहे भक्ति आंदोलन हो चाहे सूफी आंदोलन हो, दोनों ने काम क्या करा, एक पुल का काम किया था हिंदू और मुसलमानों के समुदायों के रिश्तों के बीच में। एनकरेज रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट फेथ। आप भले ही अलग अलग मतों को मानते होंगे, ठीक है, तो इन सूफी और भक्ति आंदोलनों ने क्या कहा कि आप भले ही अलग अलग मत के समर्थक होंगे, अलग अलग धर्म को मानते होंगे, लेकिन हर धर्म के प्रति आपको क्या रखनी चाहिए, रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। इस बात को प्रमोट करने का काम किया भक्ति और सूफी आंदोलन ने। लेड टू द इमरजेंस ऑफ द शेयर्ड वोकेबलरी इन हिंदुस्तानी लैंग्वेज। और इन्होंने क्या करा, हिंदुस्तानी भाषा के में समझ या साझा शब्दावली का विकास किया, यानी हिंदुस्तानी भाषा के साथ में साझा शब्दावली का विकास भी इसी काल में हुआ। इन्फ्लुएंस्ड म्यूजिक। म्यूजिक इनके सूफी और भक्ति आंदोलन से प्रभावित था, कविताएं प्रभावित थी, वास्तुकला प्रभावित थी, और सोशल एथिक्स यानी सामाजिक नैतिकता पर भी सूफी और भक्ति आंदोलन का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, यहीं पे आकर के आपका ये पेपर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके सभी टॉपिक आकर के समझने होंगे। एक एक टॉपिक को बारीकी से पूरी की पूरी स्लाइड के अंदर कवर कर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि सभी टॉपिक सब आपके क्लियर हो गए होंगे। जल्दी ही इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन और आंसर्स बन सकते हैं उनका वीडियो भी आपके अपने इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल एजुनेक्स विटम को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए। लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।